दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। निकाली जो दीवार के लिए आपूर्ति से भरी हुई थी। कपड़े की खालें और बोल्ट, कच्चे लोहे की सलाखें, कौवों का पिंजरा, किताबें और कागज और स्याही, खट्टे पत्तों की एक गठरी, तेल के जार और दवाइयों और मसालों की पेटियां। हल्के घोड़ों की टोलियां गाड़ियां खींच रही थीं और योरेन ने लड़कों के लिए 2 घोड़े और आधा दर्जन गधे खरीदे थे। आर्या को असली घोड़ा पसंद होता, लेकिन गधा गाड़ी पर सवार होने से बेहतर था। पुरुषों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह लड़कों के साथ इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वह सबसे छोटी अनाथ से 2 साल छोटी थी। छोटी और दुबली तो बिल्कुल ही नहीं। और लोमी और हॉट पाई ने उसकी चुप्पी को यह मतलब समझा कि वह डरी हुई या बेवकूफ या बहरी है। उस तलवार को देखो जो लंपी हेड के पास है, लोमी ने एक सुबह कहा जब वे बगीचों और गेहूं के खेतों से गुजर रहे थे। चोरी करते पकड़े जाने से पहले वह एक रंगाई करने वाले का प्रशिक्षु था और उसकी बाहें कोहनी तक हरे रंग की थीं। जब वह हंसता था तो वह उन गधों की तरह रेंकता था जिन पर वे सवार थे। लंपी हेड जैसा गटर चूहा कहां है जो उसे तलवार लाकर दे। आर्या ने उदास होकर अपने होंठ चबाए। वह वैगनों के आगे योरेन के फीके काले लबादे के पीछे देख सकती थी, लेकिन वह मदद के लिए उसके पास रोने नहीं जाना चाहती थी। शायद वह एक छोटा सा नौकर है, हॉट पाई ने कहा। उसकी मां मरने से पहले एक बेकर थी और वह पूरे दिन सड़कों पर उसकी गाड़ी को धकेलता था, चिल्लाता हुआ, हॉट पाई, हॉट पाई। किसी लॉर्ड का छोटा सा नौकर लड़का, बस यही है। वह कोई नौकर नहीं है, उसे देखो। मुझे यकीन है कि यह असली तलवार भी नहीं है। मुझे यकीन है कि यह टिन से बनी कोई खिलौना तलवार है। आर्या को नीडल का मजाक उड़ाना पसंद नहीं था। यह महल फोर्ज्ड स्टील है, तुम बेवकूफ हो। वह झट से बोली, काठी में मुड़ते हुए उन्हें घूरते हुए। और बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अनाथ लड़के चिल्लाने लगे, तुम्हें ऐसा ब्लेड कहां से मिला? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। लंपी फेस, हॉट पाई जानना चाहता था। लंपी हेड, लोमी ने सही किया। उसने शायद इसे चुराया है। मैंने नहीं चुराया, वह चिल्लाई। जॉन स्नो ने उसे नीडल दी थी। शायद उसे उन्हें लंपी हेड कहने देना था, लेकिन वह उन्हें जॉन को चोर नहीं कहने देगी। अगर उसने इसे चुराया है तो हम इसे उससे ले सकते हैं, हॉट पाई ने कहा। यह वैसे भी उसका नहीं है। मैं अपने लिए ऐसी तलवार का इस्तेमाल कर सकता हूं। लोमी ने उसे उकसाया। चलो, इसे उससे ले लो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। हॉट पाई ने अपने गधे को लात मारी। उसके बाल भूसे के रंग के थे। उसका मोटा चेहरा धूप से झुलस कर छिल रहा था। तुम्हें नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है? हां, मुझे पता है, आर्या कह सकती थी। मैंने एक लड़के को मार डाला, तुम्हारे जैसे मोटे लड़के को। मैंने उसके पेट में छुरा घोंपा और वह मर गया। और अगर तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। केवल उसकी हिम्मत नहीं हुई। योरेन को अस्तबल के लड़के के बारे में नहीं पता था, लेकिन वह डरती थी कि अगर उसे पता चल गया तो वह क्या कर सकता है। आर्या को पूरा यकीन था कि कुछ अन्य लोग भी हत्यारे थे, निश्चित रूप से हथकड़ी पहने हुए 3 लोग, लेकिन रानी उन्हें ढूंढ नहीं रही थी, इसलिए यह वैसा नहीं था। उसे देखो, लोमी ग्रीन हैंड्स चिल्लाया। मुझे यकीन है कि वह अब रोने वाला है। तुम रोना चाहते हो लंपी हेड? वह पिछली रात अपने पिता के सपने में नींद में रोई थी। वह अपनी पैंट गीला करने जा रहा है, हॉट पाई ने सुझाव दिया। उसे छोड़ दो, झबरा काले बालों वाला लड़का बोला जो उनके पीछे सवार था। लोमी ने उसका नाम बुल रखा था, उसके सींग वाले हेलमेट के कारण, जिसे वह हमेशा पॉलिश करता था लेकिन कभी नहीं पहनता था। लोमी ने बुल का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। वह उम्र में बड़ा था और उसकी छाती चौड़ी और भुजाएं मजबूत थीं। बेहतर होगा कि तुम हॉट पाई को तलवार दे दो। अरे, लोमी ने कहा, हॉट पाई इसे बहुत चाहता है। उसने एक लड़के को लात मारकर मार डाला। वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। मुझे यकीन है। मैंने उसे गिरा दिया और उसके अंडकोशों पर लात मारी, और मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया।
हॉट पाई ने शेखी बघारी। मैंने उसे लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके अंडकोश टूट गए और खून से लथपथ हो गए और उसका लिंग काला पड़ गया। बेहतर होगा कि तुम तलवार दो। आर्य ने अपनी बेल्ट से अपनी अभ्यास तलवार निकाली। तुम यह ले सकते हो, उसने हॉट पाई से कहा। लड़ाई नहीं करना चाहती थी, यह बस एक छड़ी है। वह पास गया और नीडल के मूठ तक पहुंचने की कोशिश की। आर्य ने छड़ी को सीटी बजाते हुए गधे के पिछले हिस्से पर लकड़ी रखी। जानवर ने हड़बड़ाते हुए हॉट पाई को जमीन पर गिरा दिया। वह अपने गधे से उछली और उसके पेट में चुभन महसूस की जब वह उठने की कोशिश कर रहा था, और वह एक घुरघुराहट के साथ वापस बैठ गया। फिर उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और उसकी नाक में एक शाखा टूटने जैसी दरार आ गई। उसके नथुनों से खून टपक रहा था। जब हॉट पाई ने चिल्लाना शुरू किया तो आर्य लोई डी लोमी ग्रीन हैंड्स की ओर मुड़ी, जो अपने गधे पर मुंह खोले बैठा था। तुम्हें भी तलवार चाहिए? उसने चिल्लाया, लेकिन उसने नहीं ली। उसने अपने चेहरे के सामने हरे रंग के हाथ उठाए और उसे दूर जाने के लिए चिल्लाया। बैल चिल्लाया, तुम्हारे पीछे, और आर्य घूम गया। हॉट पाई अपने घुटनों पर था। उसकी मुट्ठी एक बड़ी दांतेदार चट्टान के चारों ओर बंद थी। उसने उसे फेंकने दिया, अपना सिर झुकाते हुए। जैसे ही वह आगे निकल गया, फिर वह उस पर झपटी। उसने हाथ उठाया और उसने उस पर मारा, और फिर उसके गाल पर, और फिर उसके घुटने पर। उसने उसे पकड़ लिया और वह नाचती हुई एक तरफ चली गई और उसके सिर के पीछे लकड़ी को उछाल दिया। वह नीचे गिर गया और उठकर लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे चला गया। उसका लाल चेहरा पूरी तरह से गंदगी और खून से सना हुआ था। आर्या एक जल नर्तकी की मुद्रा में फिसल गया और इंतजार करने लगा। जब वह काफी करीब आ गया तो वह झपटी, ठीक उसके पैरों के बीच इतनी जोर से कि अगर उसकी लकड़ी की तलवार में कोई नोक होती तो वह उसके नितंबों के बीच से निकल जाती। जब तक योरेन ने उसे अपने ऊपर से हटाया, हॉट पाई अपनी भूरी और बदबूदार पतलून के साथ जमीन पर फैल गया था, और आर्या उसे बार बार मार रही थी और वह रो रहा था। बस, काले भाई ने दहाड़ते हुए उसकी उंगलियों से छड़ी की तलवार छीन ली। तुम मूर्ख को मारना चाहती हो। जब लोमी और कुछ अन्य लोग चीखने चिल्लाने लगे तो बूढ़े आदमी ने उन पर भी हमला कर दिया। अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें बंद कर दूंगा। अगर ऐसा और नहीं किया तो मैं तुम सभी को गाड़ियों के पीछे बांध दूंगा और दीवार के पास घसीटूंगा, उसने थूका। और यह तुम्हारे लिए दोगुना है। अर्री, तुम मेरे साथ आओ बेटे। अभी वे सभी उसे आते देख रहे थे। बूढ़ा आदमी उसे सड़क से दूर पेड़ों की एक उलझन में घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान वह गालियां देता और बड़बड़ाता रहा। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी समझ होती तो मैं तुम्हें किंग्स लैंडिंग में छोड़ देता। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो बेटा? वह हमेशा यह शब्द चिल्लाता था, उसमें काटता था ताकि वह निश्चित रूप से सुन सके। अपनी पतलून खोलो और उन्हें नीचे खींचो। चलो, यहां कोई नहीं है जो देख सके। करो। उदास होकर आर्य ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वहां ओक के खिलाफ, हां, ऐसे ही। उसने अपनी बाहें तने के चारों ओर लपेटी और अपना चेहरा खुरदरी लकड़ी से सटा दिया। अब तुम चिल्लाओ, तुम जोर से चिल्लाओ। मैं नहीं चिल्लाऊंगी, आर्य ने जिद्दी होकर सोचा। लेकिन जब योरेन ने लकड़ी को उसकी नंगी जांघों के पीछे रखा तो फिर भी उसकी चीख निकल गई। क्या तुम्हें लगता है कि इससे चोट लगी है? उसने कहा। इसे आजमाओ। छड़ी सीटी बजाती हुई आई। आर्य ने फिर से चीखते हुए गिरने से बचने के लिए पेड़ को पकड़ लिया। एक और। उसने कसकर पकड़ रखा था, अपने होंठ चबा रही थी। जब उसने सुना कि यह आ रहा है तो वह सिहर उठी। स्ट्रोक से वह उछल पड़ी और चीखने लगी। मैं नहीं रोऊंगी, उसने सोचा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं विंटरफेल की स्टार्क हूं। हमारा सिगिल डायरवुल्फ है। डायरवुल्फ रोते नहीं हैं। वह अपने बाएं पैर से खून की पतली धार बहती महसूस कर सकती थी। उसकी जांघें और गाल दर्द से जल रहे थे। शायद अब मैंने तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर लिया है, योरेन ने कहा। अगली बार जब तुम अपने किसी भाई के पास वह छड़ी ले जाओगे तो तुम्हें दोगुना मिलेगा जो तुम देते हो। क्या तुमने मुझे सुना? अब अपने आप को ढक लो। वे मेरे भाई नहीं हैं, आर्य ने सोचा, क्योंकि वह अपनी पतलून ऊपर उठाने के लिए झुकी थी।
लेकिन वह ऐसा कहने से बेहतर जानती थी। उसके हाथ उसकी बेल्ट और लेस से उलझ गए। योरेन उसे देख रहा था। तुम्हें चोट लगी है? शांत पानी की तरह उसने खुद से कहा। यह वह नहीं था जिसने तुम्हारे पिता को मारा, लड़की, न ही उस चोर लोमी को। उन्हें मारने से वह वापस नहीं आएगा। मुझे पता है, आर्य ने उदास होकर कहा। यहां कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ। मैं जाने के लिए तैयार थी, गाड़ियां खरीदी और भरी गईं, और एक आदमी मेरे लिए एक लड़के के साथ आया और सिक्कों से भरा एक पर्स और एक संदेश। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसका है। लॉर्ड एडार्ड को ब्लैक लेना है। वह मुझसे कहता है, रुको, वह तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वहां था? बस कुछ गड़बड़ हो गई थी। जॉफ्रे, आर्या ने सांस ली। किसी को उसे मार देना चाहिए। कोई तो मारेगा, लेकिन यह मैं नहीं, न ही तुम। योरेन ने अपनी छड़ी वाली तलवार वापस फेंकी। गाड़ियों में वापस खट्टा पत्ता ले आया। उसने कहा, क्योंकि वे सड़क पर वापस जा रहे थे। तुम कुछ चबाओगी? यह डंक से राहत देगा। इससे कुछ हद तक मदद मिली, हालांकि इसका स्वाद खराब था और इससे उसका थूक खून जैसा लग रहा था। फिर भी वह उस दिन के बाकी समय और उसके बाद के दिन और उसके बाद के दिन तक बहुत कच्ची चलती रही, गधे को बैठाने के लिए। हॉट पाई की हालत और भी खराब थी। योरेन को कुछ बैरल इधर उधर करने पड़े ताकि वह जौ की कुछ बोरियों पर एक गाड़ी के पीछे लेट सके, और हर बार जब पहिए किसी चट्टान से टकराते तो वह कराह उठता। लोमी ग्रीन हैंड्स को चोट भी नहीं लगी। फिर भी वह आर्या से जितना हो सके उतना दूर रहा। हर बार जब आप उसे देखते हैं तो वह हिलता है, बैल ने उसे बताया जब वह उसके गधे के बगल में चल रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसी से बात न करना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। उस रात वह कठोर जमीन पर अपने पतले कंबल पर लेटी हुई थी और बड़े लाल धूमकेतु को घूर रही थी। धूमकेतु एक साथ शानदार और डरावना था। लाल तलवार, बुल ने इसका नाम रखा। उसने दावा किया कि यह तलवार की तरह दिखती थी, जिसका ब्लेड अभी भी फोर्ज से लाल गर्म था। जब आर्या ने सही तरीके से देखा तो वह तलवार भी देख सकती थी, लेकिन यह कोई नई तलवार नहीं थी। यह आइस थी, उसके पिता की महान तलवार, पूरी तरह से लहरदार वेलेरियन स्टील, और लाल रंग लॉर्ड एडार्ड का खून था जो ब्लेड पर लगा था जब राजा के न्यायाधीश सर एलिन ने उसका सिर काट दिया था। जब यह हुआ तो योरेन ने उसे दूर देखने के लिए कहा था। फिर भी उसे ऐसा लगा कि धूमकेतु आइस जैसा दिख रहा होगा। उसके बाद जब वह आखिरकार सो गई तो उसने घर का सपना देखा। किंग्स रोड विंटरफेल से होते हुए दीवार की ओर जाता था, और योरेन ने वादा किया था कि वह उसे वहां छोड़ देगा और कोई भी उसके बारे में नहीं जान पाएगा। वह अपनी मां को फिर से देखने के लिए तरस रही थी, और रॉब और ब्रैन और रिकॉन को भी, लेकिन वह सबसे ज्यादा जॉन स्नो के बारे में सोचती थी। वह चाहती थी कि किसी तरह वे विंटरफेल से पहले दीवार पर आ सकें, ताकि जॉन उसके बालों को बिगाड़ सके और उसे छोटी बहन कह सके। वह उससे कहती, मुझे तुम्हारी याद आती है, और वह भी ठीक उसी क्षण यही कहता जिस तरह वे हमेशा एक साथ बातें किया करते थे। उसे यह अच्छा लगता, उसे यह किसी भी चीज से ज्यादा अच्छा लगता। संसा राजा जोफ्रे के नाम दिवस की सुबह उज्जवल और हवादार थी। ऊंचे बादलों के माध्यम से महान धूमकेतु की लंबी पूंछ दिखाई दे रही थी। संसा इसे अपनी टावर की खिड़की से देख रही थी जब सर एरिस ओकहार्ट उसे टूर्नामेंट के मैदान में ले जाने के लिए पहुंचे। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? उसने उससे पूछा। छोटे लोगों ने इसका नाम किंग जोफ्रे का धूमकेतु रखा है। निस्संदेह यही उन्होंने जोफ्रे को बताया था। सैंसा इतना निश्चित नहीं था। मैंने नौकरों को इससे ड्रैगन की पूंछ कहते सुना है। राजा जोफ्रे वहां बैठते हैं जहां एगॉन ड्रैगन का कभी बैठता था, अपने बेटे द्वारा बनाए गए महल में, सर एरिस ने कहा। वह ड्रैगन का वारिस है और लाल रंग हाउस लैनिस्टर का रंग है। एक और संकेत, मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह धूमकेतु जोफ्रे के सिंहासन पर चढ़ने की घोषणा करने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि वह अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। क्या यह सच है? उसने सोचा। क्या देवता इतने क्रूर होंगे?
उसकी मां अब जोफ्रे की दुश्मनों में से एक थी, ओसम्बाइश सी उसका भाई रॉब दूसरा। उसके पिता की मृत्यु राजा के आदेश से हुई थी। क्या रॉब और उसकी महिला मां को अगली बार मरना चाहिए? धूमकेतु लाल था, लेकिन जोफ्रे लैनिस्टर की तरह ही मैराथन था, और उनका सिगिल एक सुनहरे मैदान पर एक काला हिरण था। क्या देवताओं को जोफ को एक सुनहरा धूमकेतु नहीं भेजना चाहिए था? सैंसा ने शटर बंद किए और तेजी से खिड़की से दूर हो गई। आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी महिला, सर एरिस ने कहा। धन्यवाद सर। गाउन में लंबी आस्तीन थी ताकि उसकी बाहों पर चोट के निशान छिप सकें। ये भी जोफ्रे के उपहार थे। जब उन्होंने उसे बताया कि रॉब को उत्तर में राजा घोषित किया गया है, तो उसका गुस्सा एक भयावह चीज बन गया था और उसने सर बोरोस को उसे पीटने के लिए भेजा था। क्या हम चलें? सर एरिस ने उसकी बांह आगे बढ़ाई और उसने उसे अपने कक्ष से ले जाने दिया। अगर उसे किंग्सगार्ड में से किसी एक को अपने कदमों पर रखना ही था, तो सैंसा को यह पसंद था कि वह वही हो। सर बोरोस गुस्सैल स्वभाव के थे, सर मेरिन ठंडे थे, और सर मैंडन की अजीब मृत आंखें उसे असहज कर देती थीं, जबकि सर प्रेस्टन उसके साथ एक मूर्ख बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। एरिस ओकहार्ट विनम्र थी और उसके साथ सौहार्दपूर्वक बात करती थी। एक बार उसने आपत्ति भी की जब जोफ्रे ने उसे मारने का आदेश दिया। उसने अंत में उसे मारा, लेकिन सर मेरिन या सर बोरोस की तरह जोर से नहीं, और कम से कम उसने तर्क तो किया था। बाकी लोगों ने बिना सवाल किए आज्ञा का पालन किया, हाउंड को छोड़कर। लेकिन जोफ ने कभी हाउंड से उसे दंडित करने के लिए नहीं कहा। उसने इसके लिए बाकी पांचों का इस्तेमाल किया। सर एरिस के बाल हल्के भूरे रंग के थे और चेहरा देखने में अच्छा था। आज वह काफी आकर्षक लग रहा था। उसके सफेद रेशमी लबादे को कंधे पर सुनहरे पत्ते से बांधा गया था और उसके अंगरखे के सीने पर चमकीले सुनहरे धागे से एक फैला हुआ ओक का पेड़ बना हुआ था। आपको क्या लगता है कि आज का सम्मान कौन जीतेगा? सांसा ने हाथ में हाथ डालकर सीढ़ियां उतरते हुए पूछा। हाँ, मैं जीतूंगा, सर एरिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे डर है कि जीत का कोई स्वाद नहीं होगा। यह एक छोटा मैदान होगा और गरीब। स्क्वायर और फ्री राइडर्स सहित 2 स्कोर से अधिक लोग सूची में शामिल नहीं होंगे। हरे लड़कों को घोड़े से उतारना छोटा सम्मान है। पिछली प्रतियोगिता अलग थी, सांसा ने सोचा। राजा रॉबर्ट ने उसके पिता के सम्मान में इसका आयोजन किया था। पूरे राज्य से उच्च प्रभु और प्रसिद्ध चैंपियन प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए थे और पूरा शहर देखने के लिए उमड़ पड़ा था। उसे इसकी भव्यता याद आ गई। नदी के किनारे बने मंडपों का मैदान, जिसके हर दरवाजे के सामने शूरवीरों की ढाल लटकी हुई थी। हवा में लहराते रेशमी झंडों की लंबी कतारें, चमकीले स्टील और सोने के चमचमाते स्पर्श पर सूरज की रोशनी की चमक दिन तुरही और तेज टापों की आवाजों से गूंजते थे, और रातें दावतों और गानों से भरी होती थीं। वे उसके जीवन के सबसे जादुई दिन थे, लेकिन अब वे किसी और युग की याद बन गए थे। रॉबर्ट बैराथियन मर चुका था और उसके पिता भी। बेलोर के ग्रेट सेप्ट की सीढ़ियों पर एक गद्दार के लिए सिर कलम कर दिए गए थे। अब देश में 3 राजा थे और युद्ध ट्राइडेंट से परे भड़क गया था, जबकि शहर हताश पुरुषों से भर गया था। अत्सा सांगे था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें रेड कीप की मोटी पत्थर की दीवारों के पीछे जोफ का टूर्नामेंट आयोजित करना पड़ा। क्या रानी भाग लेंगी? क्या आपको लगता है? जब सेर्सी अपने बेटे को रोकने के लिए वहां होती थी, तो सैंसा हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। मुझे डर नहीं है मेरी महिला। परिषद की बैठक हो रही है, कुछ जरूरी काम है। सर एरिस ने अपनी आवाज कम कर दी। लॉर्ड टाइविन रानी के आदेशानुसार शहर में अपनी सेना लाने के बजाय हर्रेनहाल में जमीन पर चले गए हैं। उनकी कृपा क्रोधित है। वह चुप हो गया जब लैनिस्टर के गार्डमैन का एक स्तंभ लाल लबादे और शेर शिखर वाले हेलमेट में मार्च करता हुआ गुजरा। सर एरिस गपशप करने का शौकीन था, लेकिन केवल तभी जब उसे यकीन हो जाता था कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। बढ़ियों ने बाहरी बेली में एक गैलरी ऑफ फान सूचियां बनाई थी। यह वास्तव में एक खराब चीज थी और देखने के लिए एकत्र हुए अल्प भीड़ ने आधी सीटें भर दी। अधिकांश दर्शक सिटी वॉच के सुनहरे लबादे या हाउस लैनिस्टर के लाल लबादे में पहरेदार थे। लॉर्ड्स और लेडीज में से बहुत कम थे, मुट्ठी भर, जो दरबार में बचे थे।
भूरे चेहरे वाले लॉर्ड गाइल्स रोसबी गुलाबी रेशम के एक वर्ग में खांस रहे थे। लेडी टांडा अपनी बेटियों शांत सुस्त लोली और तीखी जीभ वाली फालिस के साथ खड़ी थी। आबनूस त्वचा वाली जल्लाभर जो एक निर्वासित थी जिसके पास कोई और शरण नहीं थी। लेडी एरमेसांडे अपनी गीली नर्स की गोद में बैठी एक बच्ची थी। चर्चा थी कि वह जल्द ही रानी के चचेरे भाई में से एक से शादी कर लेगी ताकि लैनिस्टर उसकी जमीनों पर दावा कर सके। राजा एक लाल छतरी के नीचे छाया में था। उसका एक पैर लापरवाही से उसकी कुर्सी की नक्काशीदार लकड़ी की भुजा पर पड़ा था। राजकुमारी मायरसेला और राजकुमार टॉमन उसके पीछे बैठे थे। शाही बॉक्स के पीछे सैंडर क्लेगन पहरेदारी कर रहे थे सजे। उनके हाथ उनकी तलवार की बेल्ट पर टिके हुए थे। किंग्सगार्ड का सफेद लबादा उनके चौड़े कंधों पर लिपटा हुआ था और एक जड़ाऊ ब्रोच से बंधा हुआ था। बर्फीला कपड़ा उनके भूरे रंग के खुरदरे अंगरखे और जड़ाऊ चमड़े की जैकेट के साथ किसी तरह अप्राकृतिक लग रहा था। लेडी सैंसा, हाउंड ने उसे देखते ही रूखेपन से घोषणा की। उसकी आवाज लकड़ी पर आरी की आवाज की तरह कर्कश थी। उसके चेहरे और गले पर जले हुए निशानों के कारण जब वह बोलता था तो उसके मुंह का एक हिस्सा हिल जाता था। राजकुमारी मायरसेला ने सैंसा के नाम की आवाज सुनकर शर्मीली अभिवादन में सिर हिलाया, लेकिन मोटा छोटा राजकुमार टॉमन उत्सुकता से उछल पड़ा। सैंसा, क्या तुमने सुना? मुझे आज टूर्नामेंट में भाग लेना है। मां ने कहा कि मैं भाग ले सकता हूं। टॉमन सिर्फ 8 साल का था। वह उसे उसके अपने छोटे भाई ब्रैन की याद दिलाता था। वे एक उम्र के थे। ब्रैन विंटरफेल में वापस आ गया था, एक अपंग, फिर भी सुरक्षित। संसा उसके साथ रहने के लिए कुछ भी देने को तैयार थी। मुझे तुम्हारे दुश्मन की जान का डर है, उसने टॉमन से गंभीरता से कहा। उसके दुश्मन को भूसे से भर दिया जाएगा, जोफ ने उठते हुए कहा। राजा सोने की परत चढ़ी छाती की प्लेट पहने हुए था, जिसके सीने पर दहाड़ता हुआ शेर बना हुआ था, मानो वह उम्मीद कर रहा हो कि किसी भी क्षण युद्ध उन्हें निगल जाएगा। वह आज 13 साल का हो गया था और अपनी उम्र के हिसाब से लंबा था। उसकी आंखें हरी और बाल लैनिस्टर्स जैसे थे। आपकी कृपा, उसने झुकते हुए कहा। सर एरिस ने सिर झुकाया। कृपया मुझे क्षमा करें, आपकी कृपा। मुझे सूचियों के लिए खुद को तैयार करना होगा। जोफ्रे ने सांसा को सिर से पैर तक अध्ययन करते हुए एक संक्षिप्त खारिज कर दिया। मुझे खुशी है कि आपने मेरे पत्थर पहने हैं। तो राजा ने आज बहादुरी से खेलने का फैसला किया था। सांसा राहत महसूस कर रही थी। मैं आपको उनके लिए धन्यवाद देता हूं और आपके कोमल शब्दों के लिए। मैं आपके लिए एक भाग्यशाली नाम दिवस की प्रार्थना करता हूं। आपकी कृपा। बैठो। जोफ ने उसे अपने बगल की खाली सीट की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। क्या तुमने सुना? भिखारी राजा मर चुका है। कौन? एक पल के लिए सांसा को डर लगा कि खैर, मां कहती है कि डोथराकी ने आखिरकार उसे ताज पहनाया, पिघले हुए सोने से। वह हंसा। यह मजेदार है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ड्रैगन उनका प्रतीक था। यह लगभग वैसा ही है जैसे किसी भेड़िए ने तुम्हारे गद्दार भाई को मार डाला हो। शायद मैं उसे पकड़ने के बाद भेड़ियों को खिला दूं। क्या मैंने तुम्हें बताया मैं उसे एकल मुकाबले के लिए चुनौती देने का इरादा रखता हूं? मुझे यह देखना चाहिए महामहिम, जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा। संसा ने अपना लहजा शांत और विनम्र रखा। फिर भी जोफ्रे की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वह यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह उसका मजाक उड़ा रही थी। क्या तुम आज सूची में शामिल होगे? उसने जल्दी से पूछा। राजा ने भौहें सिकोड़ी। मेरी महिला मां ने कहा कि यह उचित नहीं था, क्योंकि टूर्नामेंट मेरे सम्मान में है, अन्यथा मैं चैंपियन होता। क्या ऐसा नहीं है कुत्ते? हाउंड का मुंह फड़क उठा। इस समूह के खिलाफ? क्यों नहीं? वह उसके पिता के टूर्नामेंट में चैंपियन था। संसा को याद आया। क्या तुम आज जॉस्ट करोगे मेरे स्वामी? उसने उससे पूछा। क्लेगन की आवाज में घृणा भरी हुई थी। अपने आप को हथियारबंद करने की जहमत उठाना बेकार है। यह मच्छरों का टूर्नामेंट है। राजा हंसा। मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज बहुत तेज है। शायद मुझे उसे आज के विजेता से लड़ने का आदेश देना चाहिए, मरते दम तक। जोफ्रे को लोगों को मरते दम तक लड़ने का शौक था। तुम एक शूरवीर और गरीब हो जाओगे। हाउंड ने कभी शूरवीर की शपथ नहीं ली थी। उसका भाई एक शूरवीर था और वह बस
अपने भाई से नफरत करता था। तुरही की आवाज गूंजी। राजा अपनी सीट पर वापस बैठ गया और सैंसा का हाथ थाम लिया। एक बार तो उसका दिल धड़कने लगा होता, लेकिन यह तब हुआ जब उसने उसके पिता का सिर पेश करके दया की गुहार का जवाब नहीं दिया था। उसके स्पर्श ने अब उसे घृणा से भर दिया, लेकिन वह इसे दिखाने से बेहतर जानती थी। वह बहुत शांत बैठी रही। सर मेरिन ट्रेंट ऑफ द किंग्स गार्ड, एक हेराल्ड ने पुकारा। सर मेरिन ने यार्ड के पश्चिमी हिस्से से प्रवेश किया, सोने से जड़े चमचमाते सफेद प्लेट में लिपटे और एक दूधिया सफेद घोड़े पर सवार, जिसके बाल भूरे रंग के थे। उसका लबादा उसके पीछे बर्फ के मैदान की तरह लहरा रहा था। उसके पास 12 फुट का भाला था। हेराल्ड ने गाया, सर हॉबर ऑफ हाउस रेडवाइन ऑफ द आर्बर। सर हॉबर बरगंडी और नीले रंग से सजे एक काले घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा से आया। उसके भाले पर भी उन्हीं रंगों की धारियां थीं और उसकी ढाल पर उसके घर का अंगूर के गुच्छे का चिन्ह बना हुआ था। रेडवाइन जुड़वांव रानी के अनिच्छुक अतिथि थे, जैसे कि सैंसा भी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जोफ्रे के टूर्नामेंट में उनके सवार होने का विचार किसका था। उसने सोचा, उनका अपना नहीं। मौज मस्ती के स्वामी के संकेत पर लड़ाकों ने अपने भाले जमाए और अपने घोड़ों पर स्पर लगाए। गैलरी में देख रहे पहरेदारों और सरदारों और महिलाओं की ओर से जयकारे लगे। शूरवीर लकड़ी और स्टील के एक बड़े झटके के साथ यार्ड के केंद्र में एक साथ आए। सफेद भाला और धारीदार भाला एक दूसरे के बाद ही टुकड़ों में फट गया। होबर रेडवाइन प्रभाव से लड़खड़ा गया, फिर भी किसी तरह अपनी सीट पर बचा रहा। अपने घोड़ों को सूचियों के दूर के छोर पर घुमाते हुए शूरवीरों ने अपने टूटे हुए भालों को नीचे फेंक दिया और स्क्वायर से प्रतिस्थापन स्वीकार कर लिया। सर होबर के जुड़वां भाई सर होरस रेडवाइन ने अपने भाई को प्रोत्साहित किया, लेकिन उनके दूसरे प्रयास में सर मेरिन ने अपने लांस की नोक को घुमाकर सर होबर के सीने पर वार किया, जिससे वह काठी से उतरकर जोर से धरती पर गिर पड़ा। सर होरस ने श्राप दिया और अपने घायल भाई की मदद के लिए मैदान से बाहर भागा। बुरी तरह सवार, राजा जोफ्रे ने घोषणा की। सर बालोन स्वान, रेड वॉच में स्टोन हेल्म के हेराल्ड की पुकार आई। चौड़े सफेद पंख सर बालोन के ग्रेट हेल्म को सुशोभित करते थे और काले और सफेद हंस उसकी ढाल पर लड़ रहे थे। हाउस स्लिंट के मोरोस, हेरेनहाल के लॉर्ड जानोस के उत्तराधिकारी। उस उछले हुए मूर्ख को देखो, जोफ ने इतनी तेज आवाज में हूट किया कि आधा गज तक सुनाई दे गया। मोरोस, एक साधारण अनुचर और उस पर नया अनुचर, लांस और ढाल को संभालने में जोफ्रे द्वारा उसे हेरेनहाल और परिषद में नियुक्त करने से पहले लॉर्ड जेनोस सिटी वॉच के कमांडर से अधिक कुछ नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि वह गिर जाएगा और खुद को शर्मिंदा करेगा, उसने कड़वाहट से सोचा। मुझे उम्मीद है कि सर बालोन उसे मार देगा। जब जोफ्रे ने उसके पिता की मृत्यु की घोषणा की, तो यह जेनोस स्लिंट ही था जिसने लॉर्ड एडार्ड के कटे हुए सिर को बालों से पकड़ लिया और राजा और भीड़ को देखने के लिए उसे ऊपर उठा दिया, जबकि सांसा रोई और चीखी। मोरोस ने सुनहरे स्क्रॉलवर्क के साथ काले कवच के ऊपर एक चेकर काले और सुनहरे रंग का लबादा पहना था। उनकी ढाल पर खूनी भाला था, जिसे उनके पिता ने उनके नए बने घर के प्रतीक के रूप में चुना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ढाल के साथ क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और सर बालोन की नोक ने ब्लेजन स्क्वायर को मारा। मोरोस जोफ ने उपहास उड़ाया। संसा हैरान थी, सोच रही थी कि क्या देवताओं ने उसकी प्रतिशोधी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन जब उन्होंने मोरोस स्लिंट को उसके घोड़े से अलग किया, तो उन्होंने उसे खून से लथपथ लेकिन जीवित पाया। टॉमन, हमने तुम्हारे लिए गलत दुश्मन चुना है, राजा ने अपने भाई से कहा। स्ट्रॉ नाइट उससे बेहतर है। इसके बाद सर होरस रेडवाइन की बारी आई। उसने अपने जुड़वां भाई से बेहतर प्रदर्शन किया, एक बुजुर्ग शूरवीर को पराजित करना, जिसका घोड़ा चांदी के ग्रिफिन से सुसज्जित था, एक धारीदार नीले और सफेद मैदान के सामने। वह दिखने में भले ही शानदार था, लेकिन बूढ़े आदमी ने इसका एक खराब मुकाबला किया। जोफ्रे ने अपने होंठ सिकोड़े। यह एक कमजोर प्रदर्शन है, मैंने आपको चेतावनी दी थी, हाउंड ने कहा। ग्नट्स, राजा ऊब रहा था। इसने सैंसा को चिंतित कर दिया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और चाहे कुछ भी हो, चुप रहने का संकल्प लिया।
जब जोफ्रे बाराथियोन का मूड खराब हो गया तो कोई भी संयोगवश बोला गया शब्द उसके गुस्से को भड़का सकता था। लोथर ब्रून लॉर्ड बेलिश की सेवा में फ्री राइडर, हेरोल्ड चिल्लाया। सर डोंटोस द रेड हाउस होलार्ड के अंत में एक भूरा घोड़ा लाल और लाल रेशमी कपड़ों में घूमता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सर डोंटोस उस पर नहीं था। शूरवीर कुछ देर बाद दिखाई दिया, गाली देते हुए और लड़खड़ाते हुए, कवच और पंखों वाला हेलमेट पहने हुए, और कुछ नहीं। उसके पैर पीले और दुबले पतले थे, और जब वह अपने घोड़े का पीछा कर रहा था तो उसका पुरुषत्व अश्लील तरीके से लड़खड़ा रहा था। देखने वाले दहाड़ रहे थे और गालियां दे रहे थे। अपने घोड़े को लगाम से पकड़कर सर डोंटोस ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जानवर स्थिर नहीं रहा और शूरवीर इतना नशे में था कि उसका नंगा पैर रकाब से चूक गया। तब तक भीड़ हंसी से चीख उठी थी, राजा को छोड़कर सभी। जोफ्रे की आंखों में एक भाव था जिसे सैंसा ने अच्छी तरह याद किया, वही भाव जो उसने बेलोर के महान सेप्ट पर देखा था जिस दिन उसने लॉर्ड एडार्ड स्टार्क को मौत की सजा सुनाई थी। अंत में सर डोंटोस द रेड ने एक बुरे काम के लिए हार मान ली, मिट्टी में बैठ गया और अपने पंखों वाला हेलमेट उतार दिया। मैं हार गया, वह चिल्लाया। मेरे लिए कुछ शराब लाओ। राजा खड़ा हो गया। तहखाने से एक पीपा, मैं उसे इसमें डूबते हुए देखूंगा। संसा ने खुद को हाँफते हुए सुना। नहीं, तुम नहीं कर सकती। जोफ्रे ने अपना सिर घुमाया। तुमने क्या कहा? संसा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने बोल दिया था। क्या वह पागल थी? आधे दरबार के सामने उसे नहीं कहने के लिए? उसका कुछ भी कहने का मतलब नहीं था। केवल सर डोंटोस नशे में था और मूर्ख और बेकार था, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। क्या तुमने कहा कि मैं नहीं कर सकता? है ना? कृपया, संसा ने कहा। मेरा मतलब केवल इतना था, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। महामहिम, आपके नाम के दिन एक आदमी को मारना। आप झूठ बोल रहे हैं। उसे डुबो दो या उसका सिर काट दो, बस कल उसे मार दो अगर तुम चाहो, लेकिन कृपया आज नहीं, अपने नाम के दिन नहीं। मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारा दुर्भाग्य हो। भयानक भाग्य। राजाओं के लिए भी गायक सभी ऐसा कहते हैं, जोफ्रे ने मुंह बिचकाकर कहा। वह जानता था कि वह झूठ बोल रही है, वह यह देख सकती थी। वह इसके लिए उसे खून से लथपथ कर देगा। लड़की सच बोलती है, हाउंड ने कर्कश स्वर में कहा। एक आदमी अपने नाम के दिन जो बोता है वह पूरे साल काटता है। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि राजा उस पर विश्वास करता है या नहीं। क्या यह सच हो सकता है? संसा को नहीं पता था। यह बस कुछ ऐसा था जो उसने सजा से बचने के लिए कहा था। दुखी जोफ्रे अपनी सीट पर खिसक गया और सर डोंटोस की ओर अपनी उंगलियां हिलाईं। उसे ले जाओ, मैं कल उसे मरवा दूंगा, मूर्ख। वह है, संसा ने कहा। मूर्ख? तुम इसे देखने में बहुत चतुर हो। वह शूरवीर की तुलना में मूर्ख बनने के लिए अधिक उपयुक्त है ना? तुम्हें उसे रंगीन कपड़े पहनाने चाहिए और उसे तुम्हारे लिए विदूषक बनाना चाहिए। वह त्वरित मृत्यु की दया का पात्र नहीं है। राजा ने उसे एक पल के लिए देखा। शायद तुम इतनी मूर्ख नहीं हो जैसा कि मां कहती है। उसने अपनी आवाज ऊंची की। क्या तुमने मेरी महिला डोंटोस को सुना? आज से तुम मेरी नई मूर्ख हो। तुम मून बॉय के साथ सो सकती हो और रंगीन कपड़े पहन सकती हो। सर डोंटोस मौत के करीब पहुंचने से संयत होकर अपने घुटनों पर रेंगते हुए बैठ गया। धन्यवाद महामहिम, और आप मेरी महिला, धन्यवाद। जैसे ही लैनिस्टर के 2 रक्षकों ने उसे बाहर निकाला, मौज मस्ती के मास्टर बॉक्स के पास पहुंचे। महाराज, उन्होंने कहा, क्या मुझे ब्रून के लिए एक नया चैलेंजर बुलाना चाहिए या अगले झुकाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए? दोनों में से कोई भी नहीं। ये मच्छर हैं, शूरवीर नहीं। मैं उन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। केवल यह मेरा नाम दिवस है। टूर्नामेंट समाप्त हो गया है। उन सभी को मेरी नजरों से दूर कर दो। मौज मस्ती के मास्टर ने सिर झुकाया, लेकिन राजकुमार टॉमन इतना आज्ञाकारी नहीं था। मुझे स्ट्रॉ मैन के खिलाफ सवारी करनी चाहिए। आज नहीं, लेकिन मैं सवारी करना चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। मां ने कहा कि मैं सवारी कर सकता हूं। उसने कहा। राजकुमारी मिर्सेला ने सहमति व्यक्त की। मां ने कहा। राजा का मजाक उड़ाया। बचकाना मत बनो, हम बच्चे हैं। मिर्सेला ने गर्व से घोषणा की। हमें बचकाना होना चाहिए। हाउंड हंसा।
उसने तुम्हें वहां पा लिया। टॉमन खुशी से चिल्लाया और तैयार होने के लिए भाग गया। उसके गोल मटोल छोटे पैर जोर जोर से हिल रहे थे। गए भाग्य, सांसा ने उसे पुकारा। जब राजकुमार के टट्टू को काठी लगाई जा रही थी, तब उन्होंने पंक्तियों के सबसे दूर के छोर पर पंचकोण स्थापित किया। टॉमन का प्रतिद्वंद्वी एक बच्चे के आकार का चमड़े का योद्धा था, जो पुआल से भरा हुआ था और एक धुरी पर सवार था, जिसके एक हाथ में ढाल और दूसरे में गद्देदार गदा थी। किसी ने शूरवीर के सिर पर सींगों की एक जोड़ी बांध दी थी। जोफ्रे के पिता राजा रॉबर्ट ने अपने हेलमेट पर सींग पहने थे। सांसा को याद आया, लेकिन उनके चाचा लॉर्ड रेनली, रॉबर्ट के भाई साई, ने भी ऐसा ही किया था, जो गद्दार बन गया था और खुद को राजा घोषित कर लिया था। 2 अनुचरों ने राजकुमार को उसके अलंकृत चांदी और लाल रंग के कवच में बांध दिया। उसके हेलमेट के शिखर से लाल पंखों का एक लंबा पंख उग आया और लैनिस्टर का शेर और बैराथियन का मुकुटधारी हिरण उसकी ढाल पर एक साथ मस्ती कर रहे थे। स्क्वायर ने उसे चढ़ने में मदद की और रेड कीप के मास्टर एटरम सर एरन सांतागर ने आगे बढ़कर टॉमन को एक कुंद चांदी की लंबी तलवार दी, जिसमें पत्ती के आकार का ब्लेड था, जिसे 8 साल के बच्चे के हाथ में फिट करने के लिए तैयार किया गया था। टॉमन ने ब्लेड को ऊपर उठाया। कास्टरली रॉक, उसने ऊंची बचकानी आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी एड़ी को अपने टट्टू में डाला और क्विंटैन की ओर कड़ी मिट्टी के पार चलना शुरू किया। लेडी टांडा और लॉर्ड गाइल्स ने जोरदार जयकार शुरू की। अब सोच में पड़ गया। टॉमन ने अपने टट्टू को तेज रफ्तार से दौड़ाया, अपनी तलवार को जोर से लहराया और शूरवीर की ढाल पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पंचक घूम गया। गद्देदार गदा राजकुमार के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार तमाचा मारने के लिए इधर उधर उड़ते हुए टॉमन काठी से गिर गया। उसका नया कवच जमीन पर गिरते ही पुराने बर्तनों के थैले की तरह खड़खड़ाने लगा। उसकी तलवार उड़ गई। उसका टट्टू बेली के पार भाग गया और उपहास की एक बड़ी आंधी उठी। राजा जोफ्रे सबसे लंबे समय तक और सबसे जोर से हंसे। ओह! राजकुमारी मिर्सेला चिल्लाई। वह बॉक्स से बाहर निकली और अपने छोटे भाई के पास भागी। सांसा ने खुद को एक अजीब तरह की हिम्मत से भरा हुआ पाया। आपको उसके साथ जाना चाहिए, उसने राजा से कहा। आपके भाई को चोट लग सकती है। जोफ्रे ने कंधे उचका दिए। क्या होगा अगर उसे चोट लग गई? आपको उसकी मदद करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसने कितनी अच्छी सवारी की। सांसा खुद को रोक नहीं पाई। वह अपने घोड़े से गिर गया और मिट्टी में गिर गया। राजा ने बताया, यह अच्छी सवारी नहीं है। देखो, हाउंड ने बीच में टोका, लड़के में हिम्मत है, वह फिर से कोशिश करने जा रहा है। वे राजकुमार टॉमन को अपने टट्टू पर चढ़ने में मदद कर रहे थे। काश टॉमन जोफ्रे की जगह बड़ा होता, सांसा ने सोचा। मुझे टॉमन से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। गेट हाउस से आने वाली आवाजों ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही पोर्टकुलिस को ऊपर की ओर खींचा गया, जंजीरें खड़खड़ाने लगीं और लोहे के कब्जों की चरमराहट के साथ बड़े दरवाजे खुल गए। उन्हें गेट खोलने के लिए किसने कहा? सोफ ने पूछा। शहर में परेशानियों के साथ रेड कीप के द्वार कई दिनों से बंद थे। स्टील की खनक और खुरों की खड़खड़ाहट के साथ सवारों का एक स्तंभ पोर्टकुलिस के नीचे से निकला। क्लेगन राजा के करीब गया। एक हाथ उसकी लंबी तलवार की मूठ पर था। आगंतुक जख्मी और थके हुए और धूल से लथपथ थे। कुछ ने लाल लबादे और लैनिस्टर के सैनिकों के कवच पहने हुए थे, लेकिन ज्यादातर फ्री राइडर और सेल्सवर्ड थे, जो अजीबोगरीब कवच पहने हुए थे और तीखे स्टील से लैस थे। और कुछ और भी थे। ओल्ड नान की कहानियों में से एक के राक्षसी बर्बर, वे डरावने लोग जिन्हें ब्रैन प्यार करता था। वे जर्जर खाल और उबले हुए चमड़े से बने कपड़े पहने हुए थे, लंबे बाल और भयंकर दाढ़ी के साथ। कुछ ने अपनी भौहों पर खून से सने पट्टियां पहनी हुई थीं या अपने हाथों के चारों ओर लपेटी हुई थीं, और दूसरों की आंखें, कान और उंगलियां गायब थीं। उनके बीच में एक अजीब सी ऊंची काठी में एक ऊंचे लाल घोड़े पर सवार, जो उसे पीछे और आगे से सहारा दे रहा था, रानी का बौना भाई टायरियन लैनिस्टर था, जिसे वे इम्प कहते थे। उसने अपनी दाढ़ी को अपने धांसे हुए चेहरे को ढकने के लिए बढ़ा दिया था, जब तक कि यह पीले और काले बालों का एक उलझा हुआ गुच्छा नहीं बन गया, जो तार की तरह खुरदरा था।
उसकी पीठ के नीचे एक छायादार लबादा लहरा रहा था। काले फर पर सफेद धारियां थीं। उसने अपने बाएं हाथ में लगाम थाम रखी थी और अपने दाहिने हाथ को एक सफेद रेशमी गोफन में बांध रखा था, लेकिन अन्यथा वह उतना ही विचित्र दिख रहा था जितना सैंसा को याद था जब वह विंटरफेल गया था। अपने उभरे हुए माथे और बेमेल आंखों के साथ वह अब भी सबसे बदसूरत आदमी था जिसे उसने कभी देखा था। फिर भी टॉमन ने अपने टट्टू में अपने स्पर्स डाले और खुशी से चिल्लाते हुए यार्ड में सरपट दौड़ा। उन जंगली लोगों में से एक बहुत बड़ा लंगड़ा आदमी जो इतना बालों वाला था कि उसका चेहरा उसकी मूंछों के नीचे लगभग खो गया था। उसने लड़के को उसकी काठी से बाहर निकाला, कवच सहित, और उसे उसके चाचा के पास जमीन पर लिटा दिया। टायरियन ने बैकप्लेट पर उसे थपथपाया तो टॉमन की बेदम हंसी दीवारों से गूंज उठी और सांसा यह देखकर चौंक गई कि दोनों की लंबाई काफी थी। मिर्सेला अपने भाई के पीछे दौड़ी और बॉने ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे एक चक्र में घुमाया, चीखते हुए। जब उसने उसे वापस जमीन पर उतारा तो छोटे आदमी ने उसके माथे पर हल्के से चूमा और जोफ्रे की ओर यार्ड में टहलता हुआ आया। उसके दो आदमी उसके पीछे पीछे चले। एक काले बालों वाला, काली आंखों वाला भालाधारी जो एक पीछा करने वाली बिल्ली की तरह चलता था, और एक दुबला पतला युवक जिसकी एक आंख की जगह खाली सॉकेट थी। टॉमन और मिर्सेला उनके पीछे पीछे चले। बॉना राजा के सामने एक घुटने पर बैठ गया। महाराज, आप, जोफ्रे ने कहा। मैं, इम्प ने सहमति जताई। हालांकि एक चाचा और एक बुजुर्ग के लिए अधिक विनम्र अभिवादन उचित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप मर चुके हैं, हाउंड ने कहा। छोटे आदमी ने बड़े आदमी को देखा। उसकी एक आंख हरी थी, एक काली, और दोनों शांत थी। मैं राजा से बात कर रहा था, उसके कुत्ते से नहीं। मुझे खुशी है कि तुम मरी नहीं हो, राजकुमारी मिर्सेला ने कहा। हम इस विचार को साझा करते हैं, प्यारी बच्ची। टायरियन ने सांसा की ओर रुख किया। मेरी महिला, मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। वास्तव में देवता क्रूर हैं। सांसा उसे कहने के लिए एक शब्द भी नहीं सोच पाई। वह उसके नुकसान के लिए कैसे खेद व्यक्त कर सकता था? क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा था? यह देवता नहीं थे जो क्रूर थे, यह जोफ्रे था। मुझे भी आपके नुकसान के लिए खेद है, जोफ्रे, बॉने ने कहा। क्या नुकसान? आपके शाही पिता, काली दाढ़ी वाले एक बड़े भयंकर आदमी। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको वह याद आ जाएगा। वह आपसे पहले राजा था। ओह, वह? हाँ, यह बहुत दुखद था। एक सुअर ने उसे मार डाला। क्या वे यही कहते हैं, महामहिम? जोफ्रे ने भौहें सिकोड़ी। सांसा को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। सेप्टा मोर्डेन उसे क्या बताया करती थी? एक महिला का कवच शिष्टाचार है, बस यही था। उसने अपना कवच पहना और कहा, मुझे खेद है कि मेरी महिला मां ने आपको बंदी बना लिया, मेरे स्वामी। बहुत से लोग इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, टायरियन ने उत्तर दिया। और इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, कुछ लोग इससे भी अधिक खेद व्यक्त कर सकते हैं। फिर भी मैं आपकी भावना के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जोफ्रे, मैं आपकी मां को कहां ढूंढ सकता हूं? वह मेरी परिषद के साथ है, राजा ने उत्तर दिया। आपका भाई जैमी लड़ाई हारता रहता है। उसने सैंसा को गुस्से से देखा, जैसे कि यह उसकी गलती थी। उसे स्टार्क्स ने ले लिया है और हमने रिवररन को खो दिया है, और अब उसका बेवकूफ भाई खुद को राजा कह रहा है। बॉना कुटिलता से मुस्कुराया। आजकल सभी तरह के लोग खुद को राजा कह रहे हैं। जोफ को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, हालांकि वह संदिग्ध और बेचैन लग रहा था। हाँ, ठीक है, मुझे खुशी है कि आप मर नहीं गए, अंकल। क्या आप मेरे नाम दिवस के लिए मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं? मैं लाया था, मेरी बुद्धि। मैं रॉब स्टार्क का सिर जल्द ही ले लूंगा, जॉफ ने सैंसा की ओर एक धूर्त नजर से कहा। टॉमन, मायरसेला, आओ। सैंडर क्लेगन एक पल के लिए पीछे रह गया। मैं तुम्हारी उस जबान की हिफाजत करूंगा, छोटे आदमी, उसने चेतावनी दी, इससे पहले कि वह अपने स्वामी के पीछे चला जाए। सैंसा बॉने और उसके राक्षसों के साथ रह गई। उसने सोचने की कोशिश की कि वह और क्या कह सकती है। तुमने अपना हाथ चोटिल कर लिया है। आखिरकार वह कामयाब हुई। ग्रीन फोर्ट पर लड़ाई के दौरान आपके एक उत्तरी आदमी ने मुझे मॉर्निंग स्टार से मारा था। मैं अपने घोड़े से गिरकर बच गई। जैसे ही उसने उसके चेहरे का अध्ययन किया,
उसकी मुस्कुराहट कुछ नरम हो गई। क्या यह आपके भगवान पिता के लिए दुख है जो आपको इतना दुखी करता है? मेरे पिता एक गद्दार थे, संसा ने तुरंत कहा, और मेरे भाई और महिला मां भी गद्दार हैं। वह पलटा, उसने जल्दी से सीख लिया था। मैं अपने प्यारे जोफ्रे के प्रति वफादार हूं, इसमें कोई शक नहीं। भेड़ियों से घिरे हिरण की तरह वफादार। शेर, उसने बिना सोचे फुसफुसाए। उसने घबराहट में इधर उधर देखा, लेकिन सुनने के लिए कोई भी इतना करीब नहीं था। लैनिस्टर ने आगे बढ़कर उसका हाथ लिया और उसे जोर से दबाया। सांसा उसे जाते हुए देखती रही। उसका शरीर हर कदम के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ भारी ढंग से हिल रहा था, जैसे कोई विचित्र चीज हो। वह जोफ्रे से ज्यादा धीरे से बोलता है, उसने सोचा, लेकिन रानी ने भी मुझसे धीरे से बात की। वह अभी भी एक लैनिस्टर है, उसका भाई और जोफ का चाचा, और कोई दोस्त नहीं। एक बार उसने राजकुमार जोफ्रे को पूरे दिल से प्यार किया था, और उसकी मां रानी की प्रशंसा की और उन पर भरोसा किया था। उन्होंने अपने पिता के सिर के साथ उस प्यार और विश्वास का बदला चुकाया था। सांसा फिर कभी वह गलती नहीं करेगी। टायरियन किंग्सगार्ड के ठंडे सफेद परिधान में सर मैंडन मूर कफन में एक लाश की तरह लग रहे थे। उनकी कृपा ने आदेश छोड़ा है, सत्र में परिषद को परेशान नहीं किया जाना है। मैं केवल एक छोटा सा व्यवधान बनूंगा सर। टायरियन ने अपनी आस्तीन से चर्मपत्र सरकाया। उसकी कृपा से परेशान नहीं होना चाहती, सर मैंडन ने धीरे से दोहराया, जैसे कि टायरियन एक मूर्ख हो जिसने उसे पहली बार नहीं सुना हो। जैमी ने एक बार उससे कहा था कि मूर किंग्सगार्ड में सबसे खतरनाक था खुद को छोड़कर, हमेशा, क्योंकि उसके चेहरे से कोई संकेत नहीं मिलता था कि वह आगे क्या कर सकता है। टायरियन ने एक संकेत का स्वागत किया होगा। अगर तलवारों की बात आती तो ब्रॉन और टिमट शायद शूरवीर को मार सकते थे, लेकिन अगर वह जोफ्रे के रक्षकों में से किसी एक को मारकर शुरू करता तो यह शायद ही अच्छा होता। फिर भी अगर वह आदमी को उसे दूर जाने देता तो उसका अधिकार कहां था? उसने खुद को मुस्कुराया। सर मैंडन, आप मेरे साथियों से नहीं मिले हैं। यह टिमट का बेटा टिमट है, बर्न्ड मेन का एक लाल हाथ, और यह ब्रॉन है। शायद आपको सर वर्डिस एगेन याद हो, जो लॉर्ड एरिन के घरेलू रक्षक का कप्तान था। मैं उस आदमी को जानता हूं। सर मैंडन की आंखें हल्की ग्रे, अजीब तरह से सपाट और बेजान थीं। पता था। ब्रॉन ने एक पतली मुस्कान के साथ सुधार किया। सर मैंडन ने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि उसने यह सुना है। जो भी हो, टायरियन ने हल्के से कहा, मुझे वास्तव में अपनी बहन से मिलना है और अपना पत्र प्रस्तुत करना है। सर, क्या आप हमारे लिए दरवाजा खोलने की कृपा करेंगे? सफेद शूरवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। टायरियन लगभग अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था जब सर मैंडन अचानक एक तरफ खड़ा हो गया। आप प्रवेश कर सकते हैं। वे नहीं कर सकते। एक छोटी सी जीत, उसने सोचा, लेकिन मीठी। उसने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली थी। टायरियन लैनिस्टर ने लगभग लंबा महसूस करते हुए दरवाजे से अंदर कदम रखा। राजा की छोटी परिषद के 5 सदस्यों ने अचानक अपनी चर्चा रोक दी। तुम, उसकी बहन सेर्सी ने एक ऐसे लहजे में कहा जिसमें अविश्वास और अरुचि दोनों बराबर थी। मैं देख सकता हूं कि जोफ्रे ने अपने शिष्टाचार कहां से सीखे हैं। टायरियन ने दरवाजे की रखवाली करने वाले वेलेरियन स्फिंक्स की जोड़ी की प्रशंसा करने के लिए रुका, जो एक आकस्मिक आत्मविश्वास का भाव दिखा रहा था। सेर्सी कमजोरी को उसी तरह सूंघ सकती थी जिस तरह एक कुत्ता डर को सूंघता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी बहन की प्यारी हरी आंखों ने बिना किसी स्नेह के उसे देखा। हमारे भगवान पिता का एक पत्र देने आया हूं। वह टेबल पर गया और कसकर लपेटा हुआ चर्मपत्र उनके बीच रख दिया। नपुंसक वैरिस ने पत्र लिया और उसे अपने नाजुक पाउडर वाले हाथों में घुमाया। कितने दयालु भगवान टाइविन, और उनका सीलिंग वैक्स सोने की कितनी प्यारी छाया है। वैरिस ने सील को करीब से देखा। यह असली होने का हर आभास देता है। बेशक यह असली है। सेर्सी ने उसे उसके हाथों से छीन लिया। उसने मोम तोड़ा और चर्मपत्र खोला। टायरियन ने उसे पढ़ते हुए देखा। उसकी बहन ने राजा की सीट अपने लिए ले ली थी। उसने पाया कि जोफ्रे अक्सर परिषद की बैठकों में भाग लेने की जहमत नहीं उठाता था, रॉबर्ट की तरह ही नहीं, इसलिए टायरियन हाथ की कुर्सी पर चढ़ गया। यह उचित ही लगा। यह बेतुका है, रानी ने आखिरकार कहा। मेरे स्वामी पिता ने मेरे भाई को इस परिषद में अपनी जगह पर बैठने के लिए भेजा है।
वह हमें राजा के हाथ के रूप में टायरियन को स्वीकार करने के लिए कहते हैं, जब तक कि वह खुद हमारे साथ शामिल नहीं हो जाता। ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि स्वागत होना चाहिए। वास्तव में जॉली गंजा जेनोस स्लिंट एक मेंढक की तरह लग रहा था, एक घमंडी मेंढक जो खुद से बहुत ऊपर उठ गया था। हमें आपकी बहुत जरूरत है मेरे स्वामी। हर जगह विद्रोह, आसमान में यह भयानक शगुन, शहर की सड़कों पर दंगे। और यह किसकी गलती है लॉर्ड जेनोस? सेर्सी ने गुस्से में कहा। आपके सोने के लबादे व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जहां तक तुम्हारा सवाल है। टायरियन, तुम युद्ध के मैदान में हमारी बेहतर सेवा कर सकते थे। वह हंसा। नहीं, मैं युद्ध के मैदानों से ऊब चुका हूं, शुक्रिया। मैं घोड़े से बेहतर कुर्सी पर बैठता हूं और मैं युद्ध कुल्हाड़ी से बेहतर शराब का प्याला थामे रहूंगा। ड्रम की गड़गड़ाहट, कवच पर चमकती धूप, शानदार डेस्ट्रियर की सूंघने और उछलने के बारे में यह सब। खैर, ड्रम ने मुझे सिरदर्द दिया। मेरे कवच पर चमकती धूप ने मुझे फसल के दिन के हंस की तरह पका दिया और उन शानदार डेस्ट्रियर ने हर जगह मल त्याग किया। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूं। वैले ऑफ एरिन में मुझे जो आतिथ्य मिला, उसकी तुलना में ड्रम, घोड़े की गंदगी और मक्खी के काटने मेरी पसंदीदा चीजें हैं। लिटिल फिंगर हंसा। ठीक कहा लैनिस्टर, मेरे दिल के मुताबिक एक आदमी। टायरियन ने उस पर मुस्कुराते हुए एक खास खंजर को याद किया, जिसमें ड्रैगनबोन की मूठ और वेलेरियन स्टील ब्लेड था। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, और जल्दी ही। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लॉर्ड पीटर को भी यह विषय मनोरंजक लगेगा। कृपया, उसने उनसे कहा, मुझे सेवा करने दें। जो भी छोटा मोटा काम मैं कर सकता हूं। सेर्सी ने पत्र को फिर से पढ़ा। तुम अपने साथ कितने आदमी लाए हो? कुछ 100, मुख्य रूप से मेरे अपने आदमी। पिताजी अपने किसी भी आदमी को छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार वे युद्ध लड़ रहे हैं। अगर रेनली शहर पर चढ़ाई करता है या स्टैनिस ड्रैगनस्टोन से रवाना होता है, तो आपके कुछ 100 आदमी किस काम के होंगे? मैं सेना मांगता हूं और मेरे पिता मुझे एक बौना भेजते हैं। राजा परिषद की सहमति से हाथ का नाम रखता है। जोफ्रे ने हमारे भगवान पिता का नाम रखा और हमारे भगवान पिता ने मेरा नाम रखा। वह ऐसा नहीं कर सकता, जोफ की सहमति के बिना नहीं। लॉर्ड टाइविन अपने मेजबान के साथ हैरन हाल में हैं, अगर आप उनके साथ इस बारे में बात करना चाहें। टायरियन ने विनम्रता से कहा, मेरे प्रभु, शायद आप मुझे अपनी बहन के साथ एक निजी बात करने की अनुमति दें। वेरीज अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसी तरह से मुस्कुराते हुए जैसे वह था। आप अपनी प्यारी बहन की आवाज के लिए कितने तरस रहे होंगे। मेरे प्रभु, कृपया हमें उन्हें कुछ पल साथ में बिताने दें। हमारे अशांत क्षेत्र की विपत्तियां बनी रहेंगी। जानोस स्लिंट झिझकते हुए और ग्रैंड मास्टर पाइसेले गंभीरता से उठे। फिर भी वे उठे। लिटिल फिंगर अंतिम था। क्या मैं स्टीवर्ड से मेघोर के होल्डफास्ट में कक्ष तैयार करने के लिए कहूं? मेरा धन्यवाद लॉर्ड पीटर, लेकिन मैं टॉवर ऑफ द हैंड में लॉर्ड स्टार्क के पूर्व क्वार्टर को मॉडिस ले जाऊंगा। लिटिल फिंगर हंसा। तुम मुझसे ज्यादा बहादुर आदमी हो लैनिस्टर। क्या तुम हमारे आखिरी 2 हाथों का भाग्य जानते हो? 2? यदि आप मुझे डराना चाहते हैं तो 4 क्यों नहीं कहते? 4? लिटिल फिंगर ने एक भौं उठाई। क्या लॉर्ड एरिन से पहले के हाथों को टॉवर में कोई भयानक अंत मिला था? मुझे डर है कि मैं उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बहुत छोटा था। उसके पहले वाला झलकर मर गया था और उनसे पहले 2 अन्य लोग आए जो निर्वासन में भूमिहीन और दरिद्र होकर मर गए और खुद को भाग्यशाली मानते थे। मेरा मानना है कि मेरे स्वामी पिता किंग्स लैंडिंग से अपना नाम, संपत्ति और सभी हिस्से बरकरार रखते हुए विदा होने वाले अंतिम हैंड थे। दिलचस्प, लिटिल फिंगर ने कहा, और इसीलिए मैं जल्द ही कालकोठरी में सो जाऊंगा। शायद तुम यह इच्छा पूरी कर सको, टायरियन ने सोचा, लेकिन उसने कहा, साहस और मूर्खता चचेरे भाई हैं, या ऐसा मैंने सुना है। टॉवर ऑफ द हैंड पर चाहे जो भी अभिशाप क्यों न हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं उसकी नजर से बच जाऊं। जेनोस स्लिंट हंसा। लिटिल फिंगर मुस्कुराया और ग्रैंड मास्टर पाइसेले उन दोनों के पीछे पीछे बाहर आया, गंभीरता से झुकते हुए। मुझे उम्मीद है कि पिता ने तुम्हें इतिहास के पाठों से हमें परेशान करने के लिए इतनी दूर नहीं भेजा है।
उसकी बहन ने कहा जब वे अकेले थे। मैं तुम्हारी मधुर आवाज की ध्वनि के लिए कितना तरस रहा हूं। टायरियन ने उससे आह भरी। मैं उस हिजड़े की जीभ को गर्म चिमटे से खींचना चाहती थी। सेर्सी ने जवाब दिया, क्या पिता अपना होश खो चुके हैं या तुमने यह पत्र जाली बनाया है? उसने इसे एक बार फिर पढ़ा, बढ़ती हुई झुंझलाहट के साथ। वह तुम्हें मुझ पर क्यों थोपेगा? मैं चाहती थी कि वह खुद आए। उसने लॉर्ड टाइविन के पत्र को अपनी उंगलियों में कुचल दिया। मैं जोफ्रे का रीजेंट हूं और मैंने उसे एक शाही आदेश भेजा है और उसने तुम्हें अनदेखा कर दिया, टायरियन ने बताया। उसके पास काफी बड़ी सेना है, वह ऐसा कर सकता है। नहीं, वह पहला है। क्या वह है? सेर्सी का मुंह कस गया। वह उसका गुस्सा बढ़ता देख सकता था। अगर मैं इस पत्र को जालसाजी कहता हूं और उन्हें तुम्हें कालकोठरी में फेंकने के लिए कहता हूं, तो कोई भी इसे अनदेखा नहीं करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। वह अब सड़े हुए बर्फ पर चल रहा था। टायरियन जानता था, एक गलत कदम और वह नीचे गिर जाएगा। कोई नहीं, उसने विनम्रता से सहमति व्यक्त की, खासकर हमारे पिता, सेना वाले। लेकिन तुम मुझे कालकोठरी में क्यों फेंकना चाहती हो प्यारी बहन, जब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी दूर से आया हूं? मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे पिता की उपस्थिति थी जिसका मैंने आदेश दिया था। हां, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें जैमी चाहिए। उसकी बहन खुद को सूक्ष्म समझती थी, लेकिन वह उसके साथ बड़ा हुआ था। वह उसके चेहरे को अपनी पसंदीदा पुस्तकों में से एक की तरह पढ़ सकता था, और अब वह जो पढ़ रहा था वह क्रोध, भय और निराशा थी। जैमी, मेरा भाई भी तुम्हारे भाई से कम नहीं है, टायरियन ने बीच में कहा। मुझे अपना समर्थन दो और मैं तुमसे वादा करता हूं, हम जैमी को मुक्त करवा लेंगे और बिना किसी नुकसान के हमारे पास वापस आ जाएंगे। कैसे? सेर्सी ने पूछा। स्टार्क लड़का और उसकी मां यह भूलने वाले नहीं हैं कि हमने लॉर्ड एडार्ड का सिर कलम किया था। सच है, टायरियन ने सहमति जताई। फिर भी तुम अभी भी उसकी बेटियों को पकड़े हुए हो, है ना? मैंने बड़ी लड़की को जोफ्रे के साथ यार्ड में देखा था। सांसा, रानी ने कहा, मैंने यह बता दिया है कि मेरे पास छोटी लड़की भी है, लेकिन यह झूठ है। मैंने रॉबर्ट के मरने पर उसे संभालने के लिए मेरिन ट्रेंट को भेजा था, लेकिन उसके मनहूस डांसिंग मास्टर ने हस्तक्षेप किया और लड़की भाग गई। उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। संभवतः वह मर चुकी है। उस दिन बहुत सारे लोग मारे गए। टायरियन को दोनों स्टार्क लड़कियों की उम्मीद थी, लेकिन उसे लगा कि एक को ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे परिषद में हमारे दोस्तों के बारे में बताओ। उसकी बहन ने दरवाजे की ओर देखा। उनका क्या? पिताजी को उनसे कोई लगाव नहीं है। जब मैं उसे छोड़कर गया तो वह सोच रहा था कि लॉर्ड स्टार्क के बगल की दीवार पर उनके सिर कैसे दिखेंगे। वह मेज के पार आगे झुका। क्या आप उनकी वफादारी के बारे में निश्चित हैं? क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, सेर्सी ने झपट्टा मारा। मुझे उनकी जरूरत है। क्या पिताजी को लगता है कि वे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं? संदिग्ध, बल्कि क्यों? वह क्या जानता है? टायरियन ने कंधे उचका दिए। वह जानता है कि आपके बेटे का छोटा शासनकाल मूर्खताओं और आपदाओं की एक लंबी परेड रहा है। इससे पता चलता है कि कोई जोफ्रे को कुछ बहुत ही बुरी सलाह दे रहा है। सेर्सी ने उसे खोजी नजर से देखा। जॉफ के पास अच्छी सलाह की कोई कमी नहीं रही है। वह हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला रहा है। अब जब वह राजा है तो उसे लगता है कि उसे वही करना चाहिए जो वह चाहता है। उसे स्टार्क को माफ करने और उसे ब्लैक लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। वह आदमी हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाता और हम उसके बेटे के साथ शांति बना लेते, लेकिन जोफ ने भीड़ को बेहतर तमाशा दिखाने का बीड़ा उठाया। मुझे क्या करना था? उसने आधे शहर के सामने लॉर्ड एडार्ड का सिर मंगवाया और जेनस स्लिंट और सर एलिन ने खुशी खुशी आगे बढ़कर मुझसे एक शब्द कहे बिना उस आदमी को मार डाला। उसका हाथ मुट्ठी में कस गया। हाई सेप्टन का दावा है कि हमने अपने इरादे के बारे में उससे झूठ बोलकर बेलोर के सेप्ट को खून से अपवित्र किया। ऐसा लगता है कि उसकी बात सही है, टायरियन ने कहा। तो ये लॉर्ड स्लिंट, वह इसका हिस्सा था, है ना? मुझे बताओ, उसे हरेनहाल देने और परिषद में उसका नाम रखने का बढ़िया विचार किसका था? लिटिल फिंगर ने व्यवस्था की। हमें स्लिंट के सोने के लबादे चाहिए थे।
एडार्ड स्टार्क रेनली के साथ साजिश कर रहा था और उसने लॉर्ड स्टैनिस को पत्र लिखकर उसे सिंहासन देने की पेशकश की थी। हम सब कुछ खो सकते थे, फिर भी यह एक करीबी बात थी। अगर सैंसा मेरे पास नहीं आती और मुझे अपने पिता की सारी योजनाएं नहीं बताती। टायरियन हैरान था। सच में? उसकी अपनी बेटी? सैंसा उसे हमेशा एक प्यारी बच्ची लगती थी, कोमल और विनम्र। लड़की प्यार से भीगी हुई थी। वह जोफ्रे के लिए कुछ भी कर सकती थी जब तक कि उसने उसके पिता का सिर नहीं काट दिया और इसे दया नहीं कहा। इससे वह खत्म हो गया। महामहिम के पास अपने लोगों का दिल जीतने का एक अनूठा तरीका है। टायरियन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या यह जोफ्रे की इच्छा थी कि सर बैरिस्टन सेल्मी को भी उसके किंग्सगार्ड से निकाल दिया जाए? सेर्सी ने आह भरी। जॉफ चाहता था कि रॉबर्ट की मौत के लिए किसी को दोषी ठहराया जाए। वैरिस ने सर बैरिस्टन का सुझाव दिया। क्यों नहीं? इसने जैमी को किंग्सगार्ड की कमान और छोटी परिषद में एक सीट दी और जोफ को अपने कुत्ते को हड्डी फेंकने की अनुमति दी। वह सैंडर क्लेगन का बहुत शौकीन है। हम सेल्मी को कुछ जमीन और एक टावर हाउस देने के लिए तैयार थे, जो उस बेकार बूढ़े मूर्ख के लायक से भी ज्यादा था। मैंने सुना है कि उस बेकार बूढ़े मूर्ख ने मड गेट पर उसे पकड़ने की कोशिश करते समय स्लिंट के 2 सोने के लबादों को मार डाला। उसकी बहन बहुत दुखी दिख रही थी। जेनोस को और आदमी भेजने चाहिए थे। वह उतना सक्षम नहीं है जितना कि उम्मीद की जा सकती है। सर बैरिस्टन रॉबर्ट बैराथियन के किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर थे। टायरियन ने उसे स्पष्ट रूप से याद दिलाया। वह और जैमी एरीज टारगरियन के 7 लोगों में से केवल जीवित बचे हैं। छोटे लोग उसके बारे में उसी तरह बात करते हैं जैसे वे मिरर शील्ड के सेयरविन और ड्रैगन नाइट के राजकुमार एमोन के बारे में बात करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि जब वे रॉब स्टार्क या स्टैनिस बाराथियन के बगल में बैरिस्टन द बोल्ड को सवारी करते देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे? सेर्सी ने नजरें फेर ली। मैंने इस पर विचार नहीं किया था। पिता ने किया था, टायरियन ने कहा। इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है, इन मूर्खताओं को समाप्त करने और अपने बेटे को काबू में लाने के लिए। जॉफ मेरे लिए जितना विनम्र होगा उतना ही आपके लिए भी नहीं होगा। हो सकता है। उसे क्यों होना चाहिए? वह जानता है कि आप उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेर्सी की आंखें सिकुड़ गईं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कभी अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने दूंगी तो आपको बुखार हो गया है। टायरियन ने आह भरी। वह बात समझने से चूक गई थी, जैसा कि वह अक्सर करती थी। जोफ्रे मेरे साथ उतना ही सुरक्षित है जितना वह तुम्हारे साथ है, उसने उसे आश्वस्त किया। लेकिन जब तक लड़का खतरे में महसूस करता रहेगा, वह सुनने के लिए ज्यादा इच्छुक रहेगा। उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें पता है, तुम्हें मेरी जरूरत है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं। तुम्हारे बेटे को मेरी जरूरत है, अगर उसे उस बदसूरत लोहे की कुर्सी को बनाए रखने की उम्मीद है। उसकी बहन हैरान लग रही थी कि वह उसे छुएगा। तुम हमेशा चालाक रहे हो, मेरे अपने छोटे से तरीके से। वह मुस्कुराया। यह कोशिश करने लायक हो सकता है, लेकिन कोई गलती मत करना टायरियन। अगर मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं तो तुम नाम के लिए राजा के हाथ हो जाओगे, लेकिन सच में मेरा हाथ। तुम कुछ करने से पहले अपनी सारी योजनाएं और इरादे मुझसे साझा करोगे, और मेरी सहमति के बिना तुम कुछ भी नहीं करोगे। क्या तुम समझी? ओह हाँ, क्या तुम सहमत हो? निश्चित रूप से, उसने झूठ बोला। मैं तुम्हारा हूं बहन, जब तक मुझे इसकी जरूरत है। तो अब जब हम एक उद्देश्य के हैं तो हमारे बीच कोई और रहस्य नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि जोफ्रे ने लॉर्ड एडार्ड को मार डाला, वैरिस ने सर बैरिस्टन को बर्खास्त कर दिया और लिटिल फिंगर ने हमें लॉर्ड स्लिंट उपहार में दिया। जॉन एरन की हत्या किसने की? सेर्सी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे कैसे पता? आयरी में दुखी विधवा को लगता है कि यह मैं था। मुझे आश्चर्य है कि वह इस धारणा तक कहां से आई। मुझे यकीन है कि मुझे नहीं पता। उस मूर्ख एडार्ड स्टार्क ने मुझ पर भी यही आरोप लगाया। उसने उसे थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पिता की तरह अंधा हूं? टायरियन ने अपना गाल रगड़ा। तुम किसके साथ सोते हो यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हालांकि यह बिल्कुल भी उचित नहीं लगता कि तुम्हें एक भाई के लिए अपनी टांगें खोलनी चाहिए और दूसरे के लिए नहीं। उसने उसे थप्पड़ मारा। नरम रहो सेर्सी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। सच कहूं तो मैं जल्द ही एक अच्छी वेश्या पालूंगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि जैमी ने तुम में क्या देखा
सिवाय अपने प्रतिबिंब के। उसने उसे थप्पड़ मारा। उसके गाल लाल और जल रहे थे, फिर भी वह मुस्कुराया। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं नाराज हो सकता हूं। इससे उसका हाथ रुक गया। अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे क्या परवाह करनी चाहिए? मेरे कुछ नए दोस्त हैं, टायरियन ने कबूल किया। तुम्हें वे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तुमने रॉबर्ट को कैसे मारा? उसने खुद ही ऐसा किया, हमने बस मदद की थी। जब लैंसेल ने देखा कि रॉबर्ट सुअर के पीछे जा रहा है तो उसने उसे स्ट्रैंग वाइन दी। उसका पसंदीदा खट्टा लाल लेकिन मजबूत, जितना वह इस्तेमाल करता था उससे 3 गुना अधिक शक्तिशाली। महान बदबूदार मूर्ख इसे पसंद करता था। वह जब चाहे इसे पीना बंद कर सकता था, लेकिन नहीं। उसने एक खाल को सूखा दिया और लांसेल को दूसरा लाने के लिए कहा। सुअर ने बाकी काम किया। आपको दावत में होना चाहिए था, टायरियन। कभी भी कोई सुअर इतना स्वादिष्ट नहीं था। उन्होंने इसे मशरूम और सेब के साथ पकाया और इसका स्वाद जीत की तरह था। सच में बहन, आप एक विधवा होने के लिए पैदा हुई थी। टायरियन को रॉबर्ट बैराथियोन पसंद था। वह बड़ा घमंडी मूर्ख था, निस्संदेह आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसकी बहन उससे नफरत करती थी। अब अगर आपने मुझे थप्पड़ मारना बंद कर दिया तो मैं चला जाऊंगा। उसने अपने पैरों को मोड़ा और योजनाएं फलों की तरह होती हैं। उन्हें पकने की एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है। अभी मेरा मन सड़कों पर घूमने और इस शहर का नाप लेने का है। टायरियन ने दरवाजे के पास स्फिंक्स के सिर पर अपना हाथ रखा। एक विदाई अनुरोध। कृपया सुनिश्चित करें कि संसा स्टार्क को कोई नुकसान न पहुंचे। दोनों बेटियों को खोना ठीक नहीं होगा। काउंसिल चैम्बर के बाहर टायरियन ने सर मैंडन को सिर हिलाया और लंबे गुंबददार हॉल से नीचे चला गया। ब्रॉन उसके बगल में गिर गया। टिमट के बेटे टिमट का कोई निशान नहीं था। हमारा लाल हाथ कहां है? टायरियन ने पूछा। उसे तलाश करने की इच्छा हुई। उसके जैसे लोग हॉल में इंतजार करने के लिए नहीं बने हैं। मुझे उम्मीद है कि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं मारेगा। टायरियन ने चंद्रमा के पहाड़ों में अपने किलों से जिन कबीले के लोगों को नीचे लाया था वे अपने तरीके से वफादार थे, लेकिन वे घमंडी और झगड़ालू भी थे जो वास्तविक या काल्पनिक अपमान का जवाब स्टील से देते थे। उसे खोजने की कोशिश करो और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो देखो कि बाकी लोगों को क्वार्टर में रखा गया है और उन्हें खाना खिलाया गया है। मैं उन्हें टॉवर ऑफ द हैंड के नीचे बैरक में चाहता हूं, लेकिन स्टीवर्ड को स्टोन क्रोज को मून ब्रदर्स के पास न रखने दें और उसे बताएं कि बर्न्ड मैन के पास खुद के लिए एक हॉल होना चाहिए। तुम कहां रहोगे? मैं ब्रोकन एनविल की ओर वापस जा रहा हूं। ब्रॉन ने अशिष्टता से मुस्कुराया। एक अनुरक्षक की जरूरत है। चर्चा है, सड़कें खतरनाक हैं। मैं अपनी बहन के घरेलू रक्षक के कप्तान को बुलाऊंगा और उसे याद दिलाऊंगा कि मैं उससे कम लैनिस्टर नहीं हूं। उसे याद रखना चाहिए कि उसकी शपथ कैस्टरली रॉक के प्रति है, सेर्सी या जोफ्रे के प्रति नहीं। 1 घंटे बाद टायरियन लाल कीप से 1 दर्जन लैनिस्टर गार्डमैन के साथ लाल रंग के लबादे और शेर की कलगी वाले हाफ हेल्म्स में सवार होकर आया और इस आयके। जब वे पोर्टकुलिस के नीचे से गुजरे तो उसने दीवारों के ऊपर लगे सिर देखे। सड़ांध और पुराने टार से काले हो चुके, वे लंबे समय से पहचानने योग्य नहीं थे। कैप्टन वाइलर, उसने पुकारा, मैं चाहता हूं कि कल उन्हें उतार दिया जाए। उन्हें सफाई के लिए चुप रहने वाली बहनों को दे दो। उसने सोचा कि उन्हें शवों के साथ मिलाना नरक होगा, फिर भी ऐसा किया जाना चाहिए। युद्ध के बीच में भी कुछ शालीनता का पालन करने की आवश्यकता थी। वाइलर हिचकिचाया। उसके अनुग्रह ने हमें बताया है कि वह चाहता है कि गद्दारों के सिर दीवारों पर तब तक रहें जब तक वह अंत में उन अंतिम 3 खाली कीलों को भर नहीं देता। मुझे एक जंगली वार करने दो। एक रॉब स्टार्क के लिए है, बाकी लॉर्ड्स स्टैनिस और रेनली के लिए। क्या यह सही होगा? हाँ मेरे स्वामी। मेरा भतीजा आज 13 साल का हो गया है वाइलर। कोशिश करो और याद करो, मैं कल सिर नीचे कर दूंगा, या उन खाली स्पाइक्स में से किसी एक में कोई दूसरा किराएदार हो सकता है। क्या तुम मेरा मतलब समझ रहे हो कप्तान? मैं खुद देखूंगा कि उन्हें नीचे उतार दिया जाए मेरे स्वामी। अच्छा। टायरियन ने अपने घोड़े की एड़ी लगाई और लाल लबादों को जितना हो सके उतना पीछे छोड़ते हुए भाग गया। उसने सेर्सी को बताया था कि वह शहर का नाप लेना चाहता है। यह पूरी तरह से झूठ नहीं था। टायरियन लैनिस्टर ने जो कुछ भी देखा उससे वह बहुत खुश नहीं था।
किंग्स लैंडिंग की सड़कें हमेशा भीड़-भाड़ वाली, शोरगुल वाली और शोरगुल वाली होती थीं, लेकिन अब उनमें खतरे की ऐसी गंध थी जिसे उसने पिछली यात्राओं से याद नहीं किया। लूम्स की गली के पास नाली में एक नग्न लाश पड़ी थी जिसे जंगली कुत्तों का झुंड नोच रहा था। फिर भी किसी को कोई परवाह नहीं थी। चौकीदारों की भरमार थी जो सोने के लबादे और काले रिंगमेल की शर्ट पहने हुए गलियों में जोड़े में घूम रहे थे। लोहे की लाठियां उनके हाथों से हमेशा दूर नहीं रहती थीं। बाजार फटे हाल लोगों से भरे हुए थे जो अपने घरेलू सामान को किसी भी कीमत पर बेच रहे थे वो थे, और खाद्यान्न बेचने वाले किसानों से आय बिल्कुल खाली थे। जो थोड़ी बहुत उपज उसने देखी वह 1 साल पहले की तुलना में 3 गुना महंगी थी। एक फेरी वाला कटार पर भुने हुए चूहे बेच रहा था। ताजे चूहे, वह जोर से चिल्लाया, ताजे चूहे। निसंदेह ताजे चूहे पुराने बासी सड़े हुए चूहों से बेहतर थे। भयावह बात यह थी कि चूहे कसाई द्वारा बेची जा रही अधिकांश चीजों की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लग रहे थे। आटे की गली में टायरियन ने हर दूसरी दुकान के दरवाजे पर पहरेदार देखे। जब समय खराब हो गया तो बेकर्स को भी ब्रेड की तुलना में भाड़े की तलवारें सस्ती लगीं। उसने सोचा, कोई खाना नहीं आ रहा है ना? उसने वायलर से कहा। बहुत कम, कप्तान ने स्वीकार किया। रिवरलैंड्स में युद्ध और लॉर्ड रेनली द्वारा हाई गार्डन में विद्रोहियों को खड़ा करने के कारण दक्षिण पश्चिम की ओर सड़कें बंद हैं, और मेरी अच्छी बहन ने इस बारे में क्या किया है? वह राजा की शांति बहाल करने के लिए कदम उठा रही है, वायलर ने उसे आश्वस्त किया। लॉर्ड स्लिंट ने सिटी वॉच का आकार 3 गुना बढ़ा दिया है, और रानी ने हमारे बचाव पर काम करने के लिए 1000 कारीगरों को रखा है। पत्थर के कारीगर दीवारों को मजबूत कर रहे हैं। बढ़ई सैकड़ों की संख्या में बिच्छू और गुलेल बना रहे हैं। फ्लेचर तीर बना रहे हैं, लोहार ब्लेड बना रहे हैं, और कीमियागरों के गिल्ड ने जंगल की आग के 10,000 जार गिरवी रखे हैं। टायरियन अपनी काठी में असहजता से हिल रहा था। वह खुश था कि सेर्सी बेकार नहीं बैठी थी, लेकिन जंगल की आग विश्वासघाती चीज थी, और 10,000 जार किंग्स लैंडिंग को राख में बदलने के लिए पर्याप्त थे। मेरी बहन को यह सब चुकाने के लिए सिक्का कहां से मिला? यह कोई रहस्य नहीं था कि राजा रॉबर्ट ने ताज को बहुत ज्यादा कर्ज में छोड़ दिया था, और कीमियागरों को शायद ही कभी परोपकारी समझा जाता था। लॉर्ड लिटिल फिंगर हमेशा एक रास्ता खोज लेता है मेरे स्वामी। उसने शहर में प्रवेश करने की इच्छा रखने वालों पर कर लगाया है। हाँ, यह काम करेगा, टायरियन ने सोचा। चतुर और क्रूर। हजारों लोग किंग्स लैंडिंग की कथित सुरक्षा के लिए लड़ाई से भाग गए थे। उसने उन्हें किंग्स रोड पर देखा था, माताओं और बच्चों की टोलियां, और चिंतित पिता जो लालच भरी आंखों से उसके घोड़ों और गाड़ियों को देख रहे थे। एक बार जब वे शहर पहुंच गए तो निस्संदेह वे उन ऊंची आरामदायक दीवारों को अपने और युद्ध के बीच खड़ा करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे। हालांकि अगर उन्हें जंगल की आग के बारे में पता होता तो वे 2 बार सोचते। टूटी हुई निहाई के चिन्ह के नीचे सराय उन दीवारों के नजदीक थी, देवताओं के द्वार के पास, जहां वे उस सुबह दाशवा के दाखिल हुए थे। जैसे ही वे उसके आंगन में घुसे, एक लड़का टायरियन को उसके घोड़े से नीचे उतारने के लिए दौड़ा। अपने आदमियों को वापस महल में न ले जाओ, उसने वायलर से कहा। मैं यहां रात बिताऊंगा, कप्तान ने संदेह व्यक्त किया। क्या आप सुरक्षित रहेंगे मेरे स्वामी? ठीक है कप्तान। जब मैं आज सुबह सराय से निकला तो यह ब्लैक ईयर्स से भरी हुई थी। जब चेक की बेटी चेला आसपास होती है तो कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। टायरियन लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, जिससे वायलर को उसके कहने का मतलब समझ में नहीं आया। सराय के कॉमन रूम में घुसते ही खुशी का झोंका उसका सामने स्वागत करने लगा। उसने चेला की गहरी हंसी और शे की हंसी के हल्के संगीत को पहचान लिया। लड़की चूल्हे के पास बैठी थी, लकड़ी की एक गोल मेज पर शराब पीते हुए। उसने उसकी रखवाली के लिए छोड़े गए 3 ब्लैक ईयर्स और एक मोटे आदमी के साथ, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसने अनुमान लगाया कि सराय का मालिक, जब तक शे ने टायरियन को नाम से नहीं पुकारा, और घुसपैठिया उठ खड़ा हुआ। मेरे अच्छे स्वामी, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूं, उसने कहा।
उसके पाउडर लगे चेहरे पर एक नरम हिजड़े की मुस्कान थी। टायरियन लड़खड़ा गया। लॉर्ड वैरीज, मैंने सोचा नहीं था कि आप यहां आएंगे। अन्य उसे ले जाते हैं, वह उन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लाया? मुझे माफ करना अगर मैंने दखल दिया हो, वैरीज ने कहा। मुझे अचानक आपकी युवा महिला से मिलने की इच्छा हुई। युवा महिला, शे 18 साल की और एक वेश्या, लेकिन होशियार। चादरों के बीच एक बिल्ली की तरह फुर्तीली, बड़ी काली आंखें और बढ़िया काले बाल, और एक मीठा, मुलायम, भूखा छोटा मुंह। और मेरा लानत है तुम पर, हिजड़े। मुझे डर है कि मैं घुसपैठिया हूं, लॉर्ड वैरीज, उसने मजबूर शिष्टाचार के साथ कहा। जब मैं अंदर आया तो तुम किसी मौज मस्ती में व्यस्त थे। महोदय वैरीज ने चेला के कानों की तारीफ की और कहा कि उसने इतने बढ़िया हार के लिए कई लोगों को मारा होगा। शे ने समझाया। उसे वैरी को उस स्वर में महाशय कहकर पुकारते हुए सुनना उसे खींच गया। वह उन्हें तकिया खेल में इसी नाम से पुकारती थी। और चेला ने उससे कहा कि केवल कायर ही पराजित को मारते हैं। उस आदमी को जिंदा छोड़ना, उसके कान वापस जीतकर उसकी शर्म को दूर करने का मौका देना, चेला ने समझाया। एक छोटी सी काली औरत जिसके भयानक गले के हार में कम से कम 46 सूखे झुर्रीदार कान लटके हुए थे। टायरियन ने उन्हें एक बार गिना था। केवल इसी तरह से आप साबित कर सकते हैं कि आप अपने दुश्मनों से नहीं डरते, शे ने हूट किया। और फिर महाशय कहते हैं कि अगर वह एक ब्लैक ईयर होता तो वह कभी नहीं सोता, एक कान वाले लोगों के सपनों के लिए। एक समस्या जिसका मुझे कभी सामना नहीं करना पड़ेगा, टायरियन ने कहा। मैं अपने दुश्मनों से डरता हूं, इसलिए मैं उन सभी को मार देता हूं। वैरीज ने हंसी उड़ाई। क्या आप हमारे साथ कुछ शराब लेंगे मेरे स्वामी? मैं कुछ शराब लूंगा। टायरियन शे के बगल में बैठ गया। वह समझ गया कि यहां क्या हो रहा था, अगर चेला और लड़की नहीं समझी। वैरीज एक संदेश दे रहा था। जब उसने कहा, मुझे आपकी युवा महिला से मिलने की अचानक इच्छा हुई, तो उसका मतलब था आपने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि वह कहां थी और वह कौन थी, और मैं यहां हूं। उसे आश्चर्य हुआ कि किसने उसे धोखा दिया था। सराय के मालिक ने, अस्तबल में उस लड़के ने, गेट पर एक पहरेदार ने, या उसके अपने लोगों में से किसी ने। मैं हमेशा देवताओं के द्वार से शहर में लौटना पसंद करता हूं, वैरिस ने शराब के प्याले भरते हुए शे से कहा। गेट हाउस पर की गई नक्काशी बहुत ही शानदार है। मैं जब भी उन्हें देखता हूं, रो पड़ता हूं। आंखें इतनी भावपूर्ण, क्या आपको नहीं लगता? जब आप पोर्टकुलिस के नीचे सवारी करते हैं तो वे लगभग आपका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया महामहिम, शे ने उत्तर दिया। मैं कल फिर से देखूंगा, अगर आपको अच्छा लगे। परेशान मत हो स्वीटलिंग, टायरियन ने सोचा, कप में शराब घुमाते हुए। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उसे नक्काशी की जरा भी परवाह नहीं है। वह जिन आंखों का दावा करता है वे उसकी अपनी हैं। उसका मतलब यह है कि वह देख रहा था कि वह जानता था कि हम गेट से गुजरने के क्षण से ही यहां हैं। सावधान रहना बच्चे, वैरीज ने आग्रह किया। इन दिनों किंग्स लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैं इन सड़कों को अच्छी तरह से जानता हूं, और फिर भी मैं आज अकेले और निहत्थे होने के बावजूद यहां आने से लगभग डर रहा था। इस अंधेरे समय में अराजक लोग हर जगह हैं। ओह हाँ, ठंडे स्टील और ठंडे दिल वाले लोग। जहां मैं अकेले और निहत्थे आ सकता हूं, वहीं दूसरे लोग अपनी मुट्ठी में तलवार लेकर आ सकते हैं, वह कह रहा था। शे केवल हंसा। अगर वे मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं तो चेला द्वारा उन्हें भगाए जाने पर उनका एक कान छोटा हो जाएगा। वैरीज ने ऐसे चिल्लाया जैसे कि यह सबसे मजेदार बात थी जो उसने कभी सुनी थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें टायरियन की ओर घुमाई तो उसकी आंखों में कोई हंसी नहीं थी। तुम्हारी युवा महिला का व्यवहार बहुत ही मिलनसार है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता। मेरा इरादा है, कोई भी आदमी जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं ब्लैक ईयर होने के लिए बहुत छोटा हूं और मैं साहस का कोई दावा नहीं करता। देखा, मैं भी वही भाषा बोलता हूं जो तुम बोलते हो हिजड़े। उसे चोट पहुंचाओ और मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। वैरिस उठ खड़ा हुआ। मुझे पता है कि तुम कितने थके हुए होगे। मैं सिर्फ तुम्हारा स्वागत करना चाहता था मेरे स्वामी,
और तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे आने से कितना खुश हूं। हमें परिषद में तुम्हारी सख्त जरूरत है। क्या तुमने धूमकेतु देखा है? मैं छोटा हूं, अंधा नहीं हूं, टायरियन ने कहा। किंग्स रोड पर ऐसा लग रहा था कि यह आधे आसमान को ढक रहा था, अर्धचंद्र को भी मात दे रहा था। सड़कों पर वे इसे लाल संदेशवाहक कहते हैं, वेरिस ने कहा। वे कहते हैं कि यह राजा के सामने एक संदेशवाहक के रूप में आता है, आग और खून की चेतावनी देने के लिए। नपुंसक ने अपने पाउडर लगे हाथों को आपस में रगड़ा। क्या मैं तुम्हें एक पहेली के साथ छोड़ सकता हूं, लॉर्ड टायरियन? उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। एक कमरे में 3 महान व्यक्ति बैठे हैं, एक राजा, एक पुजारी और एक अमीर आदमी अपने सोने के साथ। उनके बीच एक भाड़े का सिपाही खड़ा है, एक छोटा आदमी जो सामान्य जन्म का है और कोई महान दिमाग नहीं रखता। प्रत्येक महान व्यक्ति उसे अन्य 2 को मारने का आदेश देता है। राजा ने कहा, ऐसा करो क्योंकि मैं तुम्हारा वैध शासक हूं। पुजारी ने कहा, ऐसा करो क्योंकि मैं तुम्हें देवताओं के नाम पर आज्ञा देता हूं। अमीर आदमी ने कहा, ऐसा करो और यह सारा सोना तुम्हारा होगा। तो बताओ कौन जिएगा और कौन मरेगा? गहरे झुककर नपुंसक नरम चप्पल वाले पैरों पर आम कमरे से जल्दी से चला गया। जब वह चला गया तो चेला ने एक खर्राटा लिया और शे ने अपने सुंदर चेहरे पर झुर्रियां डाल दी। अमीर आदमी जीवित है ना? टायरियन ने विचार मग्न होकर अपनी शराब का घूंट लिया। शायद या नहीं, ऐसा लगता है कि यह भाड़े के सैनिक पर निर्भर करेगा। उसने अपना कप नीचे रख दिया। आओ ऊपर चलें। उसे सीढ़ियों के शीर्ष पर उसका इंतजार करना पड़ा क्योंकि उसकी टांगें पतली और लचीली थीं, जबकि उसके पैर छोटे और बौने और दर्द से भरे थे। बेताब, आइया, टायरियन ने स्वीकार किया। शे केवल 5 फीट से थोड़ी ज्यादा लंबी थी, फिर भी उसे उसकी ओर देखना चाहिए, लेकिन उसके मामले में उसे लगा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसे देखना प्यारा था। तुम मुझे अपने रेड कीप में हमेशा याद करोगे, उसने कहा और उसे अपने कमरे में ले गई। अपने टॉवर ऑफ द हैंड में अपने ठंडे बिस्तर पर बिल्कुल अकेले। बिल्कुल सच, टायरियन खुशी खुशी उसे अपने साथ रखता, लेकिन उसके स्वामी पिता ने उसे मना किया था। तुम वेश्या को दरबार में नहीं ले जाओगे, लॉर्ड टायविन ने आदेश दिया था। उसे शहर में लाना उसके लिए उतनी ही अवज्ञा थी जितनी वह हिम्मत कर सकता था। उसका सारा अधिकार उसके पिता से प्राप्त था। लड़की को यह समझना था। तुम दूर नहीं जाओगे, उसने वादा किया। तुम्हारे पास एक घर होगा जिसमें पहरेदार और नौकर होंगे, और मैं जब भी संभव होगा तब आऊंगा। शे ने दरवाजा बंद कर दिया। संकरी खिड़की के धुंधले शीशों से वह विसैन्या की पहाड़ी पर बेलोर के महान सेप्ट को देख सकता था, लेकिन टायरियन का ध्यान एक अलग दृश्य से भंग हो गया। झुकते हुए शे ने अपने गाउन को हेम से पकड़ा, उसे अपने सिर के ऊपर खींचा और एक तरफ फेंक दिया। वह छोटे कपड़ों में विश्वास नहीं करती थी। तुम कभी आराम नहीं कर पाओगे, उसने कहा जब वह उसके सामने खड़ी थी, गुलाबी और नग्न और सुंदर, एक हाथ उसके कूल्हे पर टिका हुआ था। जब भी तुम बिस्तर पर जाओगे तुम मेरे बारे में सोचोगे, फिर तुम कठोर हो जाओगे और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, और तुम कभी सो नहीं पाओगे जब तक कि तुम। उसने वह दुष्ट मुस्कान मुस्कुराई जो टायरियन को बहुत पसंद थी। क्या इसीलिए वे इसे हाथ का टॉवर कहते हैं, महाशय? चुप रहो और मुझे चूमो, उसने आदेश दिया। वह उसके होठों पर शराब का स्वाद ले सकता था और उसके छोटे दृढ़ स्तनों को उसके खिलाफ दबा हुआ महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी उंगलियां उसकी पतलून के फीतों पर चली गईं। मेरा शेर, उसने फुसफुसाया जब उसने कपड़े उतारने के लिए चुंबन तोड़ दिया। मेरे प्यारे भगवान, मेरे लैनिस्टर के दिग्गज। टायरियन ने उसे बिस्तर की ओर धकेल दिया। जब वह उसके पास गया तो वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेलोर द ब्लेस्ड अपनी कब्र में जाग गया और उसके नाखूनों ने उसकी पीठ में घाव कर दिए। उसे कभी भी ऐसा दर्द नहीं हुआ था जो उसे आधा भी अच्छा लगे। मूर्ख, उसने बाद में खुद से सोचा जब वे उखड़ी हुई चादरों के बीच ढीले गद्दे के बीच में लेटे थे। क्या तुम कभी नहीं सीखोगे बोना? वो एक वेश्या है, लानत है तुझ पर। उसे तेरा सिक्का पसंद है, तेरा लंड नहीं। टायशा याद है? फिर भी जब उसकी उंगलियां एक निप्पल पर हल्के से चलती थीं, तो वह छूने से सख्त हो जाती थी।
और वह उसके वक्ष पर निशान देख सकता था जहां उसने अपने जुनून में उसे काट लिया था। तो अब आप क्या करेंगे महामहिम, जब आप राजा के हाथ हैं? शय ने उससे पूछा जब उसने उस गर्म मीठे मांस को अपने हाथों में लिया। कुछ ऐसा जिसकी सेर्सी कभी उम्मीद नहीं करेगी। टायरियन ने उसकी पतली गर्दन पर धीरे से फुसफुसाया। मैं करूंगा न्याय। ब्रान को अपने पंखों वाले बिस्तर और कंबल के आराम की तुलना में खिड़की की सीट का कठोर पत्थर पसंद था। एबेड, दीवारें करीब से दबी हुई थीं और छत उसके ऊपर भारी लटक रही थी। एबेड, कमरा उसकी कोठरी थी और विंटरफेल उसका कारागार। फिर भी उसकी खिड़की के बाहर विस्तृत दुनिया अभी भी बुला रही थी। उसे विंटरफेल में चारों ओर की खिड़कियां चमकती हुई देखना अच्छा लगता था, जब टावर और हॉल के हीरे के आकार के शीशों के पीछे मोमबत्तियां और चूल्हे की आग जलती थी, और उसे डायर वुल्फों को सितारों के लिए गाते हुए सुनना अच्छा लगता था। हाल ही में उसे अक्सर भेड़ियों के सपने आते थे। वे मुझसे बात कर रहे हैं, भाई से भाई, उसने खुद से कहा। जब डायर वुल्फ चिल्लाए, वह उन्हें लगभग समझ सकता था। बिल्कुल नहीं, सच में नहीं, लेकिन लगभग जैसे कि वे किसी ऐसी भाषा में गा रहे हों जिसे वह कभी जानता था और किसी तरह भूल गया था। वॉल्डर उनसे डर सकते थे, लेकिन स्टार्क्स में भेड़ियों का खून था। ओल्ड नान ने उसे ऐसा बताया। हालांकि यह कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत है, उसने चेतावनी दी। समर की चीखें लंबी और उदास थीं, दुख और लालसा से भरी। शैगी डॉग की चीखें अधिक क्रूर थीं। उनकी आवाजें आंगन और हॉल में तब तक गूंजती रहीं जब तक कि महल नहीं बज उठा और ऐसा लगा जैसे भयानक भेड़ियों के कुछ बड़े झुंड ने विंटरफेल को प्रेतबाधित कर दिया है। केवल 2 के बजाय 2 जहां कभी 6 थे। क्या उन्हें अपने भाई बहनों की भी याद आती है? ब्रान ने सोचा। क्या वे ग्रे विंड और घोस्ट को, निमेरिया और लेडीज शेड को बुला रहे हैं? क्या वे चाहते हैं कि वे घर आएं और एक साथ झुंड बने? भेड़िए के दिमाग को कौन जान सकता है, सर रॉड्रिक कैसल ने कहा, जब ब्रान ने उनसे पूछा कि वे क्यों चीखे। यह वह स्वतंत्रता है जिसकी वे मांग कर रहे हैं, फरलेन ने घोषणा की, जो केनल मास्टर था, और उसे अपने शिकारी कुत्तों की तरह ही डायर वुल्फों से कोई ज्यादा प्यार नहीं था। उन्हें दीवार में बंद होना पसंद नहीं है, और उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? जंगली चीजें जंगल में ही रहती हैं, महल में नहीं। वे शिकार करना चाहते हैं, रसोइया गेस ने सहमति जताते हुए स्टू की एक बड़ी केतली में चर्बी के टुकड़े डाले। भेड़िए की गंध किसी भी इंसान से बेहतर होती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने शिकार की गंध पकड़ ली है। मास्टर लुविन को ऐसा नहीं लगा। भेड़िए अक्सर चांद पर चिल्लाते हैं, ये धूमकेतु पर चिल्ला रहे हैं। देखो ये कितना चमकीला है ब्रैन। शायद उन्हें लगता है कि यह चांद है। जब ब्रैन ने ओशा से यह बात दोहराई तो वह जोर से हंसी। तुम्हारे भेड़ियों में तुम्हारे मास्टर से ज्यादा बुद्धि है, जंगली महिला ने कहा। वे ऐसी सच्चाई जानते हैं जिसे भूरा आदमी भूल गया है। जिस तरह से उसने यह कहा उससे वह कांप उठा, और जब उसने पूछा कि धूमकेतु का क्या मतलब है तो उसने जवाब दिया, खून और आग, लड़का, और कुछ भी मीठा नहीं। ब्रान ने सेप्टन चाइल्ड से धूमकेतु के बारे में पूछा जब वे लाइब्रेरी की आग से छीने गए कुछ स्क्रॉल को छांट रहे थे। यह तलवार है जो मौसम को मार देती है, उसने जवाब दिया, और जल्द ही ओल्ड टाउन से सफेद कौवा शरद रथु का संदेश लेकर आया। एरा, इसलिए निस्संदेह वह सही था। हालांकि ओल्ड नान ऐसा नहीं सोचती थी, और वह उनमें से किसी से भी अधिक समय तक जीवित रही थी। ड्रैगन, उसने कहा, अपना सिर उठाकर सूंघते हुए। वह लगभग अंधी थी और धूमकेतु को नहीं देख सकती थी, फिर भी उसने दावा किया कि वह इसे सूंघ सकती है। यह ड्रैगन है, लड़का, उसने जोर देकर कहा। ब्रान को नान से कोई राजकुमार नहीं मिला जितना उसे कभी मिला था। होडोर ने केवल इतना ही कहा, होडोर, बस इतना ही उसने हमेशा कहा, और फिर भी भयानक भेड़िए चिल्लाते रहे। दीवारों पर पहरेदार गालियां बक रहे थे। कैनेल में शिकारी कुत्ते उग्र रूप से भौंक रहे थे। घोड़े अपने अस्तबलों पर लात मार हेड रहे थे। वॉल्डर अपनी आग से कांप रहे थे, और यहां तक कि मास्टर लुविन भी रातों की नींद हराम होने की शिकायत कर रहे थे। केवल ब्रैन को कोई आपत्ति नहीं थी।
शैगी डॉग द्वारा लिटिल वॉल्डर को काटने के बाद सर रॉड्रिक ने भेड़ियों को गॉडवुड में कैद कर दिया था, लेकिन विंटरफेल के पत्थर ध्वनि के साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे और कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे वे ब्रैंड की खिड़की के ठीक नीचे यार्ड में हों। अन्य बार वह कसम खाता कि वे पर्दे की दीवारों पर थे, संतरी की तरह इधर-उधर घूम रहे थे। वह चाहता था कि वह उन्हें देख सके। वह गार्ड्स हॉल और बेल टावर के ऊपर लटके धूमकेतु को देख सकता था और पीछे फर्स्ट कीप, छोटा और गोल, उसके गॉर्गोयल बैंगनी धुंधलके में काले आकार के थे। एक बार ब्रैंड ने उन इमारतों के हर पत्थर को अंदर और बाहर से पहचान लिया था। वह उन सभी पर चढ़ गया था, दीवारों पर उतनी ही आसानी से